जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी और भारतीय अर्थव्यवस्था की। दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे और 1995 से लेकर के 2025 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम यूपीएससी जिसको आप कहते हो, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनको जो है मैं आपके साथ जो है डिस्कस करने वाला हूँ। और कोई मुझसे पूछ रहा है कि सर्दी आपको सर नहीं लग रही है, तो देखो मेरा नाम ही शरद है, ठीक है। और ठीक है, और सर्दी मुझे नहीं लग रही है, उसके पीछे रीज़न है, वो आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन इकोनॉमी के जो है मैं क्वेश्चन बात करने वाला हूं, ठीक है। और आप देखोगे तो आपके सामने इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं। दोस्तों मुझे नहीं पता था कि आज जो है इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट भी आएगी और ये लेक्चर खासकर प्रीलिम्स 2026 के लिए है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सब तरीके पता चलने वाले हैं जो यूपीएससी जो है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में इकोनॉमी की क्लास में पूछेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। राजशेखर यादव हाय, ले भैया हाय कह दिया। और आज इकोनॉमी की क्लास है, ठीक है, आज इंडियन इकोनॉमी की बात होगी। तो चलिए रथ को जो है पीछे मोड़ते हैं और 1995 में चलते हैं कि क्या माहौल था 1995 में। और 1995 से हम आएंगे धीरे धीरे 2025 में और देखेंगे कि कैसे ट्रेंड जो है यूपीएससी के विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है बदले। जो चलिए जो है हम पहुंच जाते हैं 1995 में और हम जो है 1995 पे आ चुके हैं। और अब देखते हैं कि क्या चीज़ें जो है कैसे पूछी गई, कैसे जो है चीज़ें बदली। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी आपको क्लियर होने वाली हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आज हम जो है एक एक्स्ट्रा काम भी करेंगे। वो एक्स्ट्रा काम ये है कि आज जो है इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है 2025-2026 का, जो आपके सिविल सर्विस एग्ज़ाम प्रीलिम्स 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसकी कुछ हाईलाइट मैं आपके साथ लेकर के आया हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उन पे जो है हम बात करेंगे। तो हमारे पास जो है इकोनॉमिक सर्वे जो है मौजूद है और उसकी हाइलाइट्स भी जो है मौजूद हैं। इस पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो है शुरू कर लेते हैं क्लास को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1995 में अगर हम कहानी की शुरुआत करें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आते थे उसमें इन्वेस्टमेंट पैटर्न को लेकर के आते थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, फिर मैं आपको शुरू से बता दूं कि इकोनॉमी जो है ना, वो मतलब E इज इक्वल टू ई, इकोनॉमी इज इक्वल टू एम्पायर। मतलब दुनिया का अगर साम्राज्य तुम्हें बनाना है तो इकोनॉमी होनी चाहिए। अगर आप चाणक्य के अर्थशास्त्र में जाओगे तो वो भी कहते हैं कि जो इकोनॉमी है ना, मतलब जो एक स्टेट है ना, वो चाइल्ड के तरीके से होता है, बच्चे के तरीके से। बच्चा बड़ा होता है तो उसकी ज़रूरतें भी बड़ी होती हैं। इसी प्रकार से कोई भी जो देश है, कोई भी मुल्क है, कोई भी राज्य है, कोई भी वतन है, उसको भी जो है कंटिन्यू एक्सपेंड करता रहना चाहिए। यानी कि उसको इम्पीरियल, मतलब वो बात कहते हैं, वो कहते हैं कि राजा को हमेशा जो है साम्राज्य को बढ़ाते रहना चाहिए। अदरवाइज़ जो है वो साम्राज्य तहस नहस हो जाएगा। शायद उनके पीछे कारण है कि जनसंख्या बढ़ेगी और फिर जो है रिसोर्स मीटअप नहीं हो पाएगा। तो चाणक्य का कहना है कि इन फॉरेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ लायन प्रिवेल्स, यानी कि जो जंगल है ना, जंगल में राजा की जो स्ट्रेंथ होती है, जो शेर है, वही जो है प्रिवेल करती है। यानी कि कितना भी बड़ा अगर आपको साम्राज्य बनाना है, अगर आपको बहुत पावरफुल साम्राज्य बनाना है, तो आपके पास इकोनॉमी होनी चाहिए। यानी कि इकोनॉमी का मतलब है अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। अमेरिका जैसे बड़ी जो ताकतें हैं उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो इकोनॉमी है। और इकोनॉमी इज़ डिपेंडेंट अपॉन जियोग्राफी, यानी कि भूगोल पे डिपेंड होती है। लेकिन आज चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आज टेक्नोलॉजी जिसके पास होती है वो भी जो है इकोनॉमी को क्रिएट कर सकता है। क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन ने जो है ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटी दे रखी हैं जिससे अब सिर्फ जिसके पास रिसोर्स होता है वो ही जो है पावरफुल नहीं रहा, बल्कि उस रिसोर्स का यूटिलाइज करने वाला भी जो है पावरफुल है। और मतलब नॉलेज की भी इकोनॉमी होती है, ठीक है। इकोनॉमी के भी जो है कई सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर और क्वाइनरी सेक्टर, ठीक है। तो कई प्रकार की जो है आप बात देखोगे। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1995 में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इन्वेस्टमेंट पैटर्न को लेकर के पूछा है। इन्वेस्टमेंट पैटर्न का मतलब ये हुआ जा करके कि भारत में कौन सी कंपनियाँ, ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ठीक है, और किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट भारत में चल रहा है। मतलब सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कहाँ से जो है, क्या उसका सोर्स है, कहाँ से एफडीआई आ रही है, किस जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है पैसे का, ठीक है। तो इस पर आपकी नज़र हमेशा कंटिन्यू होती रहनी चाहिए।
तो इससे जो है ये बात आपको पता होनी चाहिए, 1995 में यूपीएससी इसी पे पूछता था। फिर जो है 1995 में मॉनेटरी एक्सपेंशन, रिसेशन इन इंडियन इंडस्ट्री, मतलब जो है मॉनेटरी एक्सपेंशन मतलब जो है जो पॉलिसी होती है आरबीआई की वो दो प्रकार की होती हैं। तो एक्सपेंशनिस्ट होती हैं और एक होती है कंट्रैक्शन, मतलब जिसमें जो है पॉलिसी को हम पैसे को बढ़ाते नहीं है, पैसे को जो है सक कर लेते हैं, सोख लेते हैं। तो आपको पता है कि जो है इकोनॉमी जब चलती है तो उसके 4 फेज टोटल होते हैं। सबसे पहले ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद जो है रिसेशन आता है, और रिसेशन के बाद जो है डिप्रेशन आती है, और डिप्रेशन के बाद फिर जो है शुरुआत होती है। तो इकोनॉमी इसी हिसाब से चलती रहती है। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी पे जो है 1995 में आरबीआई की निगाह थी। और 1995 में अगर हम बात करें तो आप जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये देखिए एमएसपी जो नहीं है, एमएसपी का जो मुद्दा होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। जैसे आप 2020 में जब आप बिल देखोगे जो 3 वापस लिए गए थे किसान आंदोलन के समय, तो उसमें भी जो है इसी प्रकार की बात की गई थी। तो 1995 में जो है ये देखिए जो है क्वेश्चन आप इकोनॉमी में पढ़ा रहा हूँ तो इकोनॉमी के हिसाब से पूछिए, ठीक है। बाकी ये बिगनिंग कैसे होगी, यूपीएससी प्रिपेयर कैसे होगा, ये क्वेश्चन सब जो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है, उसको आप देख ले जा करके यूपीएससी गाइडेंस करके। इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे तो बताऊंगा, और बाकी अगर अदर कोई सवाल है तो वीडियो जब ख़त्म हो जाएगा, लेक्चर जब समाप्त हो जाएगा तब हम ले लेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइस, ठीक है, तो एमएसपी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। फिर 1995 में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है उसके बारे में जो है क्वेश्चन था, ठीक है, कि जो इनकम जो है एग्रीकल्चर से क्या वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा असाइन की जाती है। एक चीज़ जो आपको समझ आ रही होगी कि यूपीएससी का फोकस एग्रीकल्चर पे कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। 2 क्वेश्चन 1995 एग्रीकल्चर के ऊपर थे। 1995 में फिर दूसरा क्वेश्चन एक इन्वेस्टमेंट पैटर्न के ऊपर ही देखने को मिला, यानी कि सेम ईयर इन्वेस्टमेंट पैटर्न एग्रीकल्चर, और आपने देखा मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन था। फिर बैंक रेट, अब आपको पता है कि बैंक रेट अब जो है वो अब जो बैंक रेट है उसकी जगह जो है MCLR ने साइड ले ली है, ठीक है। तो बैंक रेट जो है अब 2016 में उसको रिप्लेस किया जा चुका है। तो 1995 में बैंक रेट यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, बाकी अदर का कोई सवाल है तो वो जब लेक्चर खत्म हो जाए तब सवाल पूछिएगा। अभी इकोनॉमी से रिलेटेड पूछिए जो मैं बोल रहा हूँ, बाकी जो है आज टॉपिक नहीं है। दरअसल ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है इसलिए जो है डिस्टर्बेंस होता है। बैंक रेट हो गया। 1995 में जो है क्रेडिट कंट्रोल, मतलब क्रेडिट जो है जो लोन होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कैसे जो है क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है कंट्री में, ये भी जो है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड ही है। यानी कि 1995 में जो आपको एक थीम उभरती हुई दिख रही है, एग्रीकल्चर, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पैटर्न। फिर 1995 में ही जो है कारपोरेट टैक्स पे पूछा है, कारपोरेट टैक्स। फिर जो है 1995 में नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को लेकर के पूछा है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखिए, इकोनॉमी से रिलेटेड मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूँ, फालतू का जो है सवाल जवाब नहीं करना है। इंडियन इकोनॉमी की क्लास है तो इंडियन इकोनॉमी का ही क्वेश्चन होना चाहिए। अब ये नहीं जब हिस्ट्री का चल रही तो हिस्ट्री पे बोलते हैं, ज्योग्राफी चल रही ज्योग्राफी, बताने को तो हम बता देंगे, लेकिन दिक्कत की बात है क्लास रिकॉर्ड हो रही, फालतू दूसरों को डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। इकोनॉमिक्स का पूछो, हाँ अगर कोई डाउट है तो लास्ट जब खत्म हो जाए तब पूछ लेना, अभी मत बीच में ना बोलो। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो है, मैंने क्या बोला कि जो नॉन प्लान, अच्छा तो कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि नॉन प्लान क्या है। देखो जो आज जो है आपको इनके नाम बदल चुके हैं, ठीक है। ये पहले जो है एक्सपेंडिचर 2 प्रकार के बांटे गए थे, प्लान एक्सपेंडिचर और एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। आज इनके नाम बदल चुके हैं, ठीक है। जैसे जो है बैंक रेट आज जो है 2016 में उसका नाम बदल चुका है। नए प्रकार के, देखो इकोनॉमी क्या है वो इवाल्व होती है, मतलब 1995 वाले जो है बहुत सारे टर्म आज बदल चुके होंगे, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे फिर भी जो है समझने की कोशिश करेंगे क्या चीज़ जो है जो कॉमन हमें देखने को मिलेगी। इसीलिए तो मैं बैठा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी तो जो है आप खुद भी कर लेते। तो फिर जो है अगर हम बात करें तो फिर देखो ये जो कुछ कंपनियां होती हैं ना, जैसे ICIC, IFCI, IDBI, UTI, अब हो सकता है आपको आधे में का नाम ही नहीं पता हो, सिर्फ एक ही पता होगा ICICI बैंक,
ठीक है। देखो उस समय जो चलता होगा, ठीक है, वो तो फिलहाल बचा नहीं है, लेकिन जो इस समय की, इससे हमें सीख ये मिलती है कि इस समय की जो कंपनियां हैं उनके बारे में ज़रा पता कर लो कि कब वो इस्टेब्लिश हुई थी, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, ठीक है, इनके बारे में। फिर 1995 में ही पूछा है कि लो ग्रोथ ग्रोथ का जो है रीजन क्या है, मतलब उस समय भारत की जो लो ग्रोथ थी उसके पीछे रीजन क्या है, तो आप आज से कनेक्ट कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी कोचिंग टीचर का जो है प्रमोशन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है। हमसे क्वेश्चन करो ज्ञान वाले, ठीक है। बाकी ये ना हमसे पूछो कि जो है हम किसी ठेकेदार थोड़ी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं, और ना तो हमें वहाँ से पैसा मिलता है। उनसे कहिए कि जो है पैसा हमें बोरे में भर के भेजें, तो फिर जो हम प्रमोशन करेंगे, सीधी सी बात है। हम क्यों बोल रहे हैं किसी के टीचर को लेकर के, हमें क्या लेना देना भाई। इकोनॉमिक्स जो है कंप्लीट करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले PYQ उठा के देखो, जो कि मैं अभी करा रहा हूँ, और उनमें जो है जो थीम पूछी गई है उनसे रिलेटेड जो है आपको कंटेंट को पढ़ना है, ठीक है। और इसके लिए कोई बुक स्पेशल बनी नहीं है, बस ये जो PYQ बता रहा हूँ इनसे रिलेटेड कंटेंट को रेडी करो, और टेक्निकल पॉइंट आपको पता होने चाहिए। मार्केट में देखते रहो क्या चल रहा है इकोनॉमी की दुनिया में, ठीक है। चलो जो है आगे बढ़ते हैं। सिलेबस इकोनॉमिक्स का इसे डिसाइड होता है कि आपको PYQ देखने हैं, ठीक है, समझ रहे हो। PYQ ही आपको सिलेबस बताएंगे। बाकी UPSC ने भी सिलेबस बता रखा है, आप उसको भी देख सकते हो। बस यही 2 सिलेबस देखो, बाकी जो है बगलोलीपन में नहीं पढ़ना है, जो अदर अदर बताते रहते हैं। जो UPSC ने बताया उसी सिलेबस में पढ़ो, और जो हम बता रहे हैं उसको पहले ध्यान से सुनो, उसी के हिसाब से रेडी करना होता है। बाकी कोई ऐसा कह दे कि हम कंप्लीट पढ़ा देंगे, इसमें ऐसे ही आएगा, तो ये महामूर्खता वाली बातें हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी UPSC क्या होता है ना कि वो IR से भी कनेक्ट कर देता है, इसलिए जो है आपको समझ होनी बहुत ज़रूरी है। देखो लो ग्रोथ का जो है रीजन पूछा है 1995 में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है लार्जेस्ट उस समय म्यूचुअल फंड पूछा है। अच्छा, आप कुछ लोग समझेंगे म्यूचुअल फंड सर क्या होता है। देखो म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे जो है आप जब ट्रेडिंग करते हो, अब देखो जिनको इकोनॉमिक्स का कुछ नहीं पता है तो फिर वो जो है ना समझ पाएंगे। दरअसल मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जो है लिस्टेड होती हैं जी, ठीक है, उनके शेयर जो है लिस्टेड होते हैं। फालतू का बकवास वाला जो है क्वेश्चन कर रहे हो, हमारे बारे में जान के क्या करोगे। ज्ञान का क्वेश्चन पूछ लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मतलब का ज़्यादा डिटेल जाननी है तो यूट्यूब कर लो ना, यूट्यूब के चैनल पे चले जाओ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड है, मतलब उस समय जो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लो म्यूचुअल फंड क्या होते हैं कि कई सारे जो शेयर है ना उनका जो है एक प्रकार का पोर्टफोलियो बना दिया जाता है, ठीक है। और वो जब शेयर जो है ग्रो करते हैं तब जो है वो म्यूचुअल फंड भी जो है ग्रो करता है। मतलब जैसे एक व्यक्ति क्या करेगा, एक शेयर को खरीद पाएगा, 2 शेयर को खरीद पाएगा, 3 शेयर को खरीद पाएगा, 3 कंपनी के शेयर को खरीद पाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ जो कंपनियां होती हैं उनके जो है शेयर उसमें पड़े होते हैं, ठीक है। तो उनको जो है आप एक साथ परचेज कर सकते हो, तो वो कंपनियां जैसा परफॉर्म करेंगी उस हिसाब से जो है आपका म्यूचुअल फंड जो है बढ़ेगा। इसमें थोड़ा सा रिस्क कम रहता है, क्योंकि ये डिसीजन आप नहीं लेते हो, आपके बिहाफ पे बैठे हुए जो एक्सपर्ट होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो लोग भी जो है देख रहे हो कि ये जो इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा रहा हूँ ये ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ। इकोनॉमी दरअसल बहुत से लोग सिर्फ पढ़े होंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल किया हुआ है। आप हमारे क्रिप्टो वाला यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, जितनी बातें मैं यहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ ना उतनी बातें मैं सब लाइव करके कर चुका हूँ, कि कैसे शेयर खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, कैसे ट्रेडिंग होती है, क्या स्कैल्पिंग होती है, ये सब काम धंधे मैं प्रैक्टिकल ही कर चुका हूँ, ठीक है। आप क्रिप्टो वाला यूट्यूब चैनल पे जाइए, वो मेरा ही चैनल है, उस पर जाके आप देख सकते हो आराम से, और 5 साल पुराने वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इकोनॉमी से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ इकोनॉमी आल्सो। तो फिर देखो 1995 में सेबी से पूछा है, ठीक है, RBI, SBI, CBI, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर देखो स्कैम को प्रिवेंट करने के लिए सेबी ने क्या स्टेप उठाए हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। देखो जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी वार्निंग वगैरह जो होती हैं, छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं उनको रेगुलेट करना और कंपनियों के ऊपर अंकुश लगा के रखना, वो सारे काम सेबी के होते हैं, जो कि हर्षद मेहता स्कैम के बाद जो है सेबी बनाई गई थी, ठीक है। और 1996 में बात करें, 1996 में जो है पूछा है कि रूरल इनकम लोअर देन अर्बन इनकम, यानी कि जो है 1996 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है
कि रूरल इनकम जो है वो अर्बन इनकम से जो है कंपैरिजन पूछा है। अभी ऐसा क्यों पूछ लिया होगा, देखो सीधी सी बात है, एक सर्वे आता है, ठीक है, नेशनल स्टैटिक्स जो है NSSO का जो है सर्वे आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि फैमिली हेल्थ सर्वे उसको कहते हैं, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। उसके बाद 1996 में पूछा है हवाला ट्रांजैक्शन। हवाला, देखो एक हलाला होता है, एक हवाला होता है, ठीक है, तो ये हवाला ट्रांजैक्शन पूछा है। एक हुंडी भी होती है, हुंडी, जो कि मैंने आपको हिस्ट्री वाले जो PYQ बताए थे तो उसमें मैंने आपको हुंडी बताई थी, ठीक है। तो ये सब तरीके होते हैं पैसे ट्रांजैक्शन करने के, ठीक है, हवाला और हुंडी, ठीक है, और एक हलाला होता है। अब इंडिया जो है एक्सपोर्ट कितना करता है, देखो इंडिया के एक्सपोर्ट पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए कि अच्छा जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ सब नोट करते चलो, ठीक है। इंडिया को जो है एक्सपोर्ट किस चीज़ों को करता है, एग्रीकल्चर और मिनरल्स, मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम, इनके एक्सपोर्ट पे भी नज़र रखो। अभी आपको मिलेगा सब कहाँ पे, तो जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आती है ना, उन सब में कई सारी चीज़ें ये सब दी गई होती हैं, ठीक है। फिर जो है 1996 में देखो एक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को लेकर के पूछा है। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन एक नया आ गया, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। बेटा नया नहीं है, ये सब जो है 1996 में टैक्सेशन जो है पूछा है। तो देखो इससे पहले भी तो टैक्स पे पूछा था क्वेश्चन, कारपोरेट टैक्स पे, तो टैक्स पे आ गया। टैक्स तो एक टॉपिक है ही UPSC का। डिक्रीजिंग आर्डर जो है आपको बताना है कि इंपोर्ट हम किस चीज़ों का जो है ज़्यादा करते हैं, किस चीज़ का इंपोर्ट जो है हम कम करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, ये आपको ट्रेड में जो है देखना चाहिए कि जो है कितना जो है ट्रेड भारत करता है, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा इंपोर्ट करता है, कौन सी चीज़ को कम इंपोर्ट करता है, किस चीज़ को एक्सपोर्ट करता है ज़्यादा, किस चीज़ को एक्सपोर्ट कम करता है, किन गुड्स को ज़्यादा। तो ये आपके पास एक डेटा होना चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिलेगा। इकोनॉमी से रिलेटेड सवाल पूछ लो, फालतू का बकवास करोगे ठीक है, हमारे बारे में जानकर इंटरेस्ट ज़्यादा ना लो, ठीक है। सवाल करोगे कायदे में, उसके जवाब देंगे, बाकी में इग्नोर कर देंगे, ठीक है। और तुम्हें जवाब देना कोई इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ज्ञान के क्वेश्चन करना हो तो करो, अभी 12th पास हुए हो, कल पैदा हुए हो, फालतू का बकवास कर रहे हो। गोल ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी, ठीक है। देखो इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन जो पॉलिसी होती है ना, इस पर UPSC ने सिर्फ 1996 में नहीं पूछा है, बल्कि आगे 2024 2023 तरफ भी शायद पूछा हुआ है, भी आपको दिखाएंगे। फिर देखो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का मीनिंग बताया कि लिबरलाइजेशन का भैया मीनिंग क्या होता है, ठीक है। हालांकि अगर आप PSIR के स्टूडेंट होगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। 1996 में देखो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे पूछा है, देखो 3 क्वेश्चन सेम ही सेम पूछ दिए। अरे 1991 में जो LPG हुआ था, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हुआ था, उसी रिलेटेड देखो 3 क्वेश्चन पूछ दिए। फिर 1996 में देखो क्या पूछा है कि परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि उस प्रकार का खर्चा, देखो एसेट और लाइबिलिटी नाम की 2 चिड़ियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जो पेमेंट किसी की सैलरी देने में जो है पैसा चला जाता है, ठीक है, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। हाँ, और जो रिवेन्यू रिसीट होती हैं वो गवर्नमेंट की इनकमिंग इनकम होती है, लेकिन उससे कोई एसेट और लाइबिलिटी नहीं बनती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 1997 में जो है पूछा है कि एवरेज जो रेट है डोमेस्टिक सेविंग का वो क्या है। तो ये फैमिली हेल्थ सर्वे से रिलेटेड जो है सब क्वेश्चन है, जो कि पहले भी पूछा था, फिर देखो पूछ दिया। तो अब आपको पैटर्न समझ में आने लगेगा, क्योंकि अब शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। तो आप देखते रहिए। चलिए जो है 1997 में जो है पूछा है MNC जो है MNC जो है मल्टीनेशनल कंपनी को लेकर के जो है कंपैरिजन किया है, ठीक है। तो ये दरअसल मल्टीनेशनल कंपनी को लेकर के, दरअसल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक प्रकार का चार्ट दिया गया था 1997 में, एक प्रकार का चार्ट दिया गया था, जैसे नहीं ट्रेडिंग का चार्ट होता है, तो उससे रिलेटेड जो है डाटा कुछ पूछा था। वो दरअसल एक क्वेश्चन टाइप का था जो कि मैथमेटिकल बेस्ड था, और थोड़ा सा चार्ट का अगर आपको ज्ञान प्रैक्टिकली होगा तो आप दे सकते थे, खासकर जो ट्रेडर वगैरह हैं। 1997 में फिर पूछा है कि एवरेज रेट जो है डोमेस्टिक सेविंग का क्या है। तो ये जो है एवरेज रेट डोमेस्टिक सेविंग का, ये फैमिली हेल्थ सर्वे से पता चलेगा, यानी कि फैमिली हेल्थ सर्वे जो है आपको पढ़ना चाहिए ज़रूर, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। फिर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, अब ये समझ रहे होगे कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ये जो है नाम आज बदल चुके हैं, ठीक है, और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हो गया। दरअसल आज जो आप रिवेन्यू रिसीट और जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट वगैरह जो पढ़ते हो ना, उन्हीं के नाम ये पहले प्लान और नॉन प्लान थे, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो है उसके बारे में पूछा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस जो है किन चीज़ों को चाहिए होती, कितने मतलब जो है इंडस्ट्रियल लाइसेंस अभी कितने लोगों को मिलती है उस समय,
तो उस समय 15 मतलब होंगे इंडस्ट्रियल लाइसेंस जिनको मिलती थी, ठीक है, लेनी पड़ती थी, लाइसेंस राज जिसको कहते थे। 1997 में देखो जो है पहली बार WPI के बारे में पूछा, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। फिर देखो 1997 में मैट के बारे में पूछा। मैट का मतलब ये एक प्रकार का टैक्स है, मैट, ठीक है। तो टैक्स तो पहले से पूछे आ रहा है, तो कोई नया तो है ही नहीं। फिर 1998 में जो है ये देखो पूछा है CLR, CBR, SLR, SBR। अब जैसे आप अगर आज देखोगे तो इसमें जो है आपको क्या सिर्फ SLR देखने को मिलता है, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, बाकी ये तीनों टर्म तो आज आपको देखने को मिलते नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आई। ये मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन था। करेंसी और नहीं कंट्री में जो है कौन सी कंट्री में कौन सी करेंसी चलती है भी आपको पता होना चाहिए, जैसे ये पूछा था। फिर लो जो है तुम्हारा इकोनॉमिक सर्वे पे एक क्वेश्चन आया है 1998 में। ट्वेल्थ पास और 6 पास से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। वो मेंटालिटी जो है हमारे सामने 2 मिनट अगर बात कर लो हम समझ लगा लेते हैं कि कितना जो है गहरे पानी में हो, ठीक है। तो मैं फालतू की कमेंट को पढ़ता नहीं हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। कायदे का सवाल पूछोगे तो जवाब मिलेगा। हमारे बारे में जान के क्या करोगे? हमारे चैनल पे 700 लेक्चर पड़े हुए हैं, 3 चैनल को मिला करके, वहाँ पे देख लो जाकर, पता चल जाएगा। फालतू का बकवास कर रहे हो बिन मतलब का। हम यहाँ पे अपनी को महिमा मंडन करने के लिए थोड़ा ना बैठे हुए हैं। देखिए 1998 में जो है RBI ने फिर पूछा है कि RBI का अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। तो देखो अकाउंटिंग ईयर जो है ना अंग्रेज़ों के ज़माने से कई बार चेंज हुआ है। जैसे पहले जो है जनवरी से दिसंबर चलता था, फिर जो है अप्रैल से मार्च चलने लगा, ठीक है। तो ये चेंज होता रहा है, तो उसकी भी एक इतिहास है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे फाइनेंशियल जिसको कहते हो। अब देखो 1998 में फिर क्या पूछा है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। अब कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या है? दरअसल यहाँ पे क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि पैसा, जैसे मान लो अगर हम एक बार में डॉलर को अगर RBI कन्वर्ट कर देगी रुपए में। अब देखो जिनको इकोनॉमी का पहले से ज्ञान होगा तो वो समझ जाएंगे मेरी बात को, कि अगर एक ही बार में जो है RBI सारा डॉलर का डॉलर जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर इंडियन रुपये में कन्वर्ट कर देगी तो देश में महंगाई नहीं बढ़ जाएगी। तो RBI क्या करती है कि जब पैसा बहुत ज़्यादा डॉलर का इंडिया में इन्वेस्ट होने आता है तो RBI क्या करती है, डॉलर को खरीद लेती है और रुपए को जो है इशू कर देती है। लेकिन मार्केट में चूँकि ज़्यादा रुपए आ चुका है तो फिर सीधी सी बात है कि उससे इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ जाएगी। तो उसको शक करने के लिए क्या करती है RBI कि गवर्नमेंट जो है बॉन्ड जारी करती है और उससे जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, जिसको आप ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हो, उससे RBI जो है पैसा जो है खींच लेती है इकोनॉमी में जितना भी पैसा फैला हुआ है। फिर देखो 1998 में जो है क्या पूछा है, 1998 में जो है पूछा है सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स जो है वो कई साइड से होती है, जैसे वैल्यू एडेड इकोनॉमिक्स, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, डिमांड साइड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी थ्योरी वाला है पार्ट। फिर जो है 1998 में पूछा है वाइट गुड्स इंडस्ट्री, वाइट गुड्स इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। कई प्रकार की इंडस्ट्री होती है, जैसे एक ये जो है वाइट सी गुड्स इंडस्ट्री। फिर 1998 में एक टर्म का मतलब पूछा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसी अवस्था जहाँ पे ना मैं इधर चला ना मैं उधर चला, बीचों बीच में चला, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर 1998 में पूछा है कि इंडियन रुपी वैल्यू का कंपैरिजन पूछा है। मतलब ये कोई नया क्वेश्चन तो था नहीं, हमने क्या कर रखा है कि वर्ल्ड की करेंसी का भी जो है ध्यान में रखा करो कि उसका इंडिया के साथ कितना जो है रेट चल रहा है, थोड़ा बहुत पता रखा करो। फिर देखो फिर 1998 में पूछा है कि इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ये सबको पता है इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब जो है डिपार्टमेंट को भी जो है पता रखना है, तो ये सब जो है आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जो लोग नए हो। प्रोडक्शन लाइफ साइकिल क्या होता है, ये जो है 1999 में पूछा है। फिर 99 में पूछा है कि मेन सोर्स जो है क्रेडिट का फार्मर्स के लिए क्या है, PACS है, RRB है, प्राइवेट मनी लेंडर है। मतलब ये कई प्रकार के लोग जो है कर्ज देते हैं। तो सबसे बड़ा जो है फार्मर को कर्ज देने में भारत में कौन मतलब जो है ज़्यादा कर्ज फार्मर को जो है मिल जाता है, किससे ज़्यादा मिलता है, ठीक है। फिर जो है 1999 में जो है डिवैल्यूएशन के ऊपर पूछा है। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है करेंसी की जानबूझ के जो है कीमत को घटा देना, ठीक है, इसको हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। एक होता है डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिक होता है और डिवैल्यूएशन जानबूझ के किया जाता है, जो 1991 में हुआ था, उसीलिए 1999 में पूछ दिया क्वेश्चन। 1999 में फिर एक टर्म का मतलब पूछा है जिसको कहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस, और इसके पीछे पूछने के कारण यही होगा कि 1998 तरफ एक जो है सही कुछ मामला हुआ था
जिससे G20 और जी वगैरह जो है शायद बने हैं, तो ये जो है उसी से रिलेटेड पूछ दिया है, इकोनॉमिक क्राइसिस। फिर 1999 में जो है टर्सरी सेक्टर के ऊपर पूछ दिया है, टर्सरी। ठीक है, दरअसल मैं आपको बता दूं सेक्टर कई प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, क्वाइनरी। ठीक है, फिर 1999 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर पूछ दिया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फिर प्लानिंग प्रोसेस के ऊपर पूछ दिया है। अब प्लानिंग प्रोसेस आप कहोगे सर कहाँ से आ गया? प्लानिंग प्रोसेस बेटा जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जो है शायद कुछ चल रहा होगा, ठीक है, उस समय आया था। तो ये प्लानिंग मतलब वही वाला जो ना पंचवर्षीय योजना पहले चलती थी, जैसे यूपीएससी की पढ़ाई चलती है। ठीक है, उसके बाद जो है 1999 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर 1999 में जो है पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन। देखो APL और BPL दो कार्ड नहीं भारत में बनते हैं, बस वही है APL BPL वाला। पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है उसको टेक्निकल भाषा में आपको पता करना था उस समय। ठीक है, और अगला बात किया जाए तो अगला है फिस्कल डेफिसिट और बजटरी डेफिसिट। ये जो है आपसे पूछा था, फिस्कल डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट। अब ये जो सब पूछ रहा है ना, यही अभी 2025 में पूछा है, बस उसी का प्रैक्टिकल रूप पूछा है। अब जो है 1999 में पूछा है, 1999 में पूछा है कि इनकम टैक्स जो है किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है और किसके द्वारा बांटा जाता है। फिर 99 में पूछा है कि बैलेंस शीट जो है एक कंपनी की दरअसल जो है वो दी गई थी, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो वो कोई जीके का क्वेश्चन नहीं था, वो सिंपल सा जो है उसी समय डील करना था उससे। फिर 99 में जो है एक अजीब प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, रिजॉर्ट और स्टेट, यानी कि कुछ रिजॉर्ट के नाम दे दिए और वो किस राज्य में है ये पूछ दिया। ये हमें कुछ समझ नहीं आया, मतलब कि प्राइवेट रिजॉर्ट को जो है कैसे तुमने जो है पूछ दिया यूपीएससी में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एक देखो उस समय क्या होता था ना, प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चन आते थे। जैसे अभी 2025 में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है ना प्रैक्टिकल वाले, उस समय भी प्रैक्टिकल आते थे कि मतलब एक चार्ट दे देंगे कुछ और वहीं पे जो है बैठ के सॉल्व करो। जैसे एक BSC जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो है सेंसेक्स का ग्राफ दे दिया था और उसमें जो है आपको बताना था कि ग्राफ से देख करके कि स्टॉक जो है कैसा ग्रो कर रहा है। फिर सन 2000 में जो है सेंसेक्स के बारे में पूछा, सेंसेक्स। ठीक है, तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स, BSC बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा मनी मार्केट में। फिर ओपन इकोनॉमी के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा है। देखो इकोनॉमी दो प्रकार की होती है, क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। हालांकि आज की ग्लोबलाइजेशन के दौर में ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी कोई बची नहीं है। हालांकि अमेरिका जो है ऐसा प्रयास कर रहा है, लेकिन कहना गलत है। मतलब ओपन का मतलब जो अपने आप को जो है आइसोलेट करके रखे, जो उसी को जो है हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। जो हर जगह से व्यापार करे सब जगह, तो वो जो है क्लोज ओपन इकोनॉमी कहलाती है। फाइनेंस कमीशन का देखो यहाँ से ट्रेंड शुरू होता है, सन 2000 से फाइनेंस कमीशन का ट्रेंड स्टार्ट होता है और ये बहुत आगे तक जो है कई क्वेश्चन जो है फाइनेंस क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। फिर सन 2000 में पूछा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। बेटा इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लो, फायदे में रहोगे, काहे फालतू में टाइम पास कर रहे हो। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है सेल्स टैक्स जो है इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, रिकमेंड किया था, तो उसके बारे में पूछा है। उस समय होगा सेल्स टैक्स वगैरह, हालांकि अभी तक भी था, जब से GST लग गई तब से ये सब चला गया। फिर जो है इंडियन जो बॉन्ड है, ठीक है, उनके ऊपर पूछा है। फिर इकोनॉमी का देखो सर्किल फिर पूछ दिया है इकोनॉमी का, ठीक है, इकोनॉमी का सर्किल जो है फिर पूछ दिया है। अब जैसे आप कहोगे सर जो है मतलब ये सर्किल जैसे साइकिल, ये शब्द जो आप बार बार सुन रहे हो ना, आप देखिए कि 2025 में भी यही क्वेश्चन पूछा है। जो 2025 है ना उसमें भी यही पूछा है। साइकिल और सर्किल यूपीएससी का फेवरेट रहा है, साइकिल और सर्किल। ठीक है, जहाँ पे भी जो है, जैसे अभी उसका टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी मैं आपको 2025 का क्वेश्चन दिखाऊंगा। और ये जितने भी बातें मैं बता रहा हूँ ना, ये सब आपको भी 2025 में मिलेंगी। 25 में क्या बल्कि बहुत बार मिलेंगी। जो PYQ नहीं देखते हैं उनको ये सब नहीं पता होता है। फिर देखो GDP जो है उसका रिवीजन जैसे मैं आपको बता दूं, तो GDP का जो है बेस ईयर जो होता है और उसको जो है रिवाइज किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेस ईयर रिवीजन कौन करता है, ठीक है। तो बेस ईयर जैसे अभी कोविड के बाद से जो है रिवाइज करने का बात चल रही है, तो सन 2000 में पूछा था। फिर कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप रमेश सिंह पढ़ोगे तो वहाँ पे जो है कांस्टेंट और करंट प्राइस में फ़र्क दिया हुआ है, बस इन्फ्लेशन का फ़र्क होता है। फिर 2000 में पूछा है कम्युनिटी डेवलपमेंट को लेकर के।
कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ पूछी है। फिर देखो सन 2000 में पूछा है INR कन्वर्टिबिलिटी को लेकर के। ये भैया रिपीटेड क्वेश्चन है INR कन्वर्टिबिलिटी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, थोड़े साल पहले। अभी मैंने आपको जस्ट बताया ना, अभी थोड़ी देर पहले कन्वर्टिबिलिटी का क्वेश्चन था, फिर मिल गया। फिर ग्रोथ का जो है ट्रेंड पूछा है। देखो इंडिया की जो GDP है उसका ग्रोथ का ट्रेंड जो है आपके पास होना चाहिए। जो भी इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उसमें दिया होता है GDP का बेस ईयर क्या होता है, बेस प्राइस। ठीक है, जब देखो सब ये क्वेश्चन हम डील कर लेंगे ना, जब सारे क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे उसके बाद जो है आपको मैं दिखाऊंगा कि इकोनॉमिक सर्वे से आपको क्या देखना चाहिए। तब आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा कैसे जाता है और कैसे जो है उसमें चीज़ें हमारे काम की हो सकती हैं, किन चीज़ों को उठाना है, किन चीज़ों को छोड़ देना है। समझ रहे हो? 700-800 पेज का पूरा नहीं पढ़ना होता है, पहले ये बात समझ लो। फिर GDP का बेस प्राइस। ठीक है, बेस प्राइस आपको पता होना चाहिए, जिन्होंने रमेश सिंह पढ़ी होगी उसमें दिया है कि बेस प्राइस जो है वो मतलब ईयर होता है, उसी को जो है हम पैमाना मानते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, फालतू का मत पूछिएगा, या तो जब लेक्चर खत्म हो जाए तब पूछिएगा, अभी लेक्चर चल रहा है। सन 2001 में हम पहुंच चुके हैं, 2001 में हम पहुंच चुके हैं। लार्जेस्ट शेयर जो है FDI का भारत में क्या है? तो देखो भैया रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी ऐसा डिस्कस किया। 2001 में फिर यूनियन बजट पे पूछ दिया है। यूनियन बजट 2000 पे जो है टैक्स हॉलीडे वगैरह जो है कुछ होगा उस समय नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के। तो यूनियन बजट पे जो है ये एक क्वेश्चन हमें दिखा जो बजट पे पूछा गया। हालांकि UPSC बजट पे ऐसा कभी जल्दी पूछता है नहीं। ठीक है, यूनियन बजट पे पूछ दिया। ठीक है, लेकिन यूनियन बजट देखो सन 2001 में पूछा है। ठीक है, यूनियन बजट पे। फिर देखो 2001 में पूछ दिया है WPI का बेस ईयर को लेकर के। सागर धर्म अभी इसे जो है कहीं से भी आ गए होगे हमारे चैनल पे और पूछ दिया करके बेस्ट कोचिंग बता दो। बेटा हम ये सब कुछ ना करते हैं फालतू का काम, समझ रहे हो? वैसे मतलब भटकी हुई आत्माएं घूम रही हैं बस, जो है बेस्ट कोचिंग बेस्ट कोचिंग। अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर नहीं ध्यान है, बेस्ट कोचिंग। हम क्या किसी के ठेकेदार हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के? हमने ना तो आज तक ऐसा किया है ना अभी जो है करेंगे। WPI का बेस ईयर। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पूछा था ऐसा ही। प्राइस एट विच गवर्नमेंट परचेज फूड ग्रेन। गवर्नमेंट जो है जिस प्राइस पे फूड ग्रेन को परचेज करती है वो बता दो, उस प्राइस को क्या कहते हैं। बिल्कुल लोलू पोचू सवाल है। फॉरेन एक्सचेंज की सीलिंग पे पूछ दिया है, समझ रहे हो? तो फॉरेन एक्सचेंज दरअसल जो है ये भारत का जो आज फॉरेन एक्सचेंज है वो $700 बिलियन हो चुका है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर पूछ दिया है। देखो टैक्स तो एक बहुत पुरानी थीम रह चुकी है, इनडायरेक्ट टैक्स पे पूछ दिया है सन 2001 में। फिर देखो ये फिजिकल डेफिसिट, बजट, रिवेन्यू, प्राइमरी, या मैं बताओ ये सब रिपीटेड है। अब देखो रिपीटेंस चालू हो गया, सन 2001 से रिपीटेंस ये 2025 तक चलेगा। इंटरनल डेप्ट पहली बार क्वेश्चन आया। इंटरनल डेप्ट का जो है कंपोनेंट क्या होते हैं, मतलब भारत का जो अंदर का कर्जा है। ठीक है, देखो भारत का जो अंदर का कर्जा है ना वो बड़ा हिस्सा होता है बाहर के कर्जे से। इंटरनल डेप्ट का जो है नुकसान ये होता है कि उससे क्राउड फंडिंग इफेक्ट हो जाता है, समझ रहे हो? फिर सन 2001 में देखो पूछ दिया है RBI, IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और RBI से रिलेटेड जो है पूछा है। और उसके पीछे कारण ये होगा कि उस समय दरअसल RBI जो IMF का कर्जा था ना उसको भरा गया था, समझ रहे हो? IMF से जो हमने लोन लिया था सन 1991 तरफ, उस लोन को हमने भरा था उसी साल। तो इसीलिए जो है IMF से क्वेश्चन पूछा है सन 2001 में। ठीक है, उसके बाद जो है हम बात करें, भैया सब पढ़ा रखा है, तुम्हारी गलती पता क्या है? तुम अभी चैनल पे गए नहीं हो, चैनल पे चले जाओ, सब पढ़ा रखा है। पढ़ाया क्या नहीं है? कोई सा सब्जेक्ट बताओ जो ना पढ़ाया हो। पब्लिशर और पब्लिकेशन। ठीक है, देखो कुछ रिपोर्ट होती हैं तो वो आपके पब्लिकेशन पता होनी चाहिए, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, WPI, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, ये सब कौन पब्लिश करता है? देखो 2001 में फिर देखो 50वें बार रिपीटेंस वही क्वेश्चन हो रहा है, WPI के ऊपर पूछ दिया, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इंडस्ट्री की साइज और नेचर के ऊपर पूछ दिया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ट्रेंड पूछ दिया।
देखो ये सब पता होना चाहिए, ट्रेंड क्या होता है, जीडीपी का ट्रेंड, मतलब जैसे आज की जीडीपी जो है उसका पिछला भी ट्रेंड पता होना चाहिए। अगर आज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इतना है तो पिछला इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कैसा है, किस चीज़ का इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, किस चीज़ का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इन सब पर नज़र रखनी चाहिए। यही तो सब इकोनॉमिक सर्वे में लिया जाता है। फिर देखो पूछ दिया है कि सबसे ज़्यादा कमोडिटी जो है एग्रीकल्चर में कौन सी चीज़ भारत जो है एक्सपोर्ट करता था उस समय। फिर जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है पूछा है कि जीडीपी में जो है किस सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो जब भी जीडीपी पढ़ें तो जीडीपी में ये देख लें कि भारत की इनकम होती कहाँ से ज़्यादा है। फिर मैक्सिमम वॉल्यूम जो है फॉरेन ट्रेड का कितना गया है, ठीक है, इस पर पूछा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम जो है फॉरेन ट्रेड का, इस पर पूछा है। फिर देखो जो है ये कुछ क्रोनोलॉजी रिपीट क्वेश्चन है कि आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड ये कब कब बनी। तो जैसे कोई भी अगर आप इंस्टीट्यूशन पढ़ते हो तो वो ये देख लिया करो कि कौन से साल में बना, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी हो सकता है पूछ दे, क्योंकि क्रोनोलॉजी मैंने आपको हिस्ट्री में भी बताई थी, ठीक है। If you want to prepare for the civil service examination, then it is already a dedicated playlist on our YouTube channel. I will suggest you that you have to watch this playlist. Thank you. WPI जो है 2002 में जो है बनी हुई थी। और WPI पे देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है। फिर देखो जो है मनी सप्लाई को काउंट करने के तरीके होते हैं, तो ब्रॉड मनी पे पूछ दिया, ठीक है। ये मनी की सप्लाई नहीं जो पढ़ाया जाता है M1, M2, M3, M4, M0, उससे से क्वेश्चन है। फिर पब्लिक फाइनेंस पे पूछा है, ठीक है, 2002 में पब्लिक फाइनेंस। ये देखो 2002 में रिपीटेड क्वेश्चन, कन्वर्टिबिलिटी के ऊपर रुपया की रिपीट। फिर देखो 2002 में ये रिपीट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रिपीट। फिर देखो ये जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, देखो PSU जो होते हैं ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये दरअसल नवरत्ना, महारत्ना और जो है महाभारत जो भी कह लो, तो ये सब जो है इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी किस में जाती है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे जो है यहाँ से शुरुआत हुई, तो आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि नवरत्ना वगैरह, महारत्ना वगैरह वो आप खुद से देख लें। फिर देखो इकोनॉमी में भी बहुत सारी कमेटी हैं, जैसे नरसिम्हम कमेटी, आबिद हुसैन कमेटी, नायक कमेटी, राकेश मोहन कमेटी। तो इनका क्या काम है, ठीक है, किसने किस कमेटी ने किस चीज़ पे काम किया, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। फिर ये है कि 5 ईयर जो प्लान होता है वो किसके द्वारा अप्रूव किया जाता था, 5 ईयर प्लान किसके द्वारा अप्रूव होता था। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हाईएस्ट टर्नओवर किसका रहा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, BSE में। फिर WPI पे देखो पूछ दिया, WPI तो 50 बार पूछ चुका है 1995 से। फिर GDP का जो है आपको बताना था, समझ रहे हो, GDP का जो है मतलब कौन सा सेक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर 2003 में देखो पहली बार पूछा है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये ED वगैरह जो आप देखते हो ना, पहले इसका नाम फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है। लेकिन जब से 1991 में दरअसल लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन भारत में हुआ, तो फॉरेन चूँकि मामला आ जाएगा, क्योंकि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आएगा, तो फेरा का नाम बदल करके फेमा कर दिया गया था, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है BPCL में कितना होल्ड करती है। तो गवर्नमेंट इंडिया का कहीं भी कंपनी में अगर शेयर है, ठीक है, कोई सब्सिडरी वगैरह में, तो वो आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। फिर FDI रिलेटेड जो है डिसीजन कौन लेता है। तो FDI के 2 तरीके होते हैं, एक ऑटोमेटिक रूट होता है, एक जो है दूसरा रूट भी होता है जो RBI से होकर के जाता है, और एक जो है गवर्नमेंट के द्वारा होकर जाता है, ठीक है। तो उसका अलग अलग परसेंटेज भी होता है। तो ये FDI से रिलेटेड डिसीजन जो है कौन लेता है। फिर फाइनेंस कमीशन के जो है फंक्शन पे पूछा है। अब आप हमें ये नहीं कह सकते हो कि 2003 में जो क्वेश्चन था वो नया था। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है FDI वाला और फाइनेंस कमीशन वाला, क्योंकि पहले भी पूछ चुका था। फिर देखो FDI पे पूछा है टी और प्रिंट मीडिया को लेकर के FDI पे, ठीक है। फिर 2003 में पूछा है फेमा, फिर पूछ दिया। फिर जो है IPCL, रिल, MTNL, BSNL, इन कंपनियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। मतलब इनके बारे में कोई डिटेल में नहीं पूछता है, इन कंपनियों को बस ये पता कर लो कि इसका कोई आदमी का डंका हो, उसके बारे में पता कर लो, कब इस्टेब्लिश हुई, इनका काम क्या है, बस इतना पता कर लो, प्राइवेट है सरकारी है कहाँ है। अगर सरकार शेयर उसमें होल्ड करती हो तो उसका ये पता कर लो कितना % होल्ड करती है। चेयरमैन वगैरह अगर कोई हो तो वो पता कर लो। हाईएस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेक्टर पूछा है कि कौन सा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ में उस समय था। बेटा ये इंडियन इकोनॉमी की क्लास चल रही है, मैं लक्ष्मीकांत ना पूछो,
और पूछना हो तो फिर लेक्चर जब समाप्त हो जाए तब पूछना, अभी इकोनॉमी से रिलेटेड पूछ लो। फिर 2003 में केलेकर कमेटी के प्रपोजल पे पूछा है। फिर 2003 में एफडीआई की लिमिट पे पूछा है। ये सब नए नहीं है, सब पुराने हैं। फिर 2003 में देखो बीपीसीएल की होल्डिंग पे पूछा है। फिर सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट पे पूछा है 2003 में। फिर स्टाम्प ड्यूटी पे पूछा है। फिर जो है जीडीपी पर कैपिटा, ये देखो क्वेश्चन 2003 में आया जीडीपी पर कैपिटा पे। फिर इंडिया का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कैसा होता है, उस समय का ट्रेंड। फिर रुपी को जो है कन्वर्ट आपको पता होना चाहिए कंट्री के सापेक्ष में तुलनात्मक रूप से। फिर जो है अवध कमर्शियल बैंक से जो है क्वेश्चन पूछा है, अवध कमर्शियल बैंक। फिर जो है प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि सर प्रोक्योरमेंट एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये नया है, नहीं, ये जो है एमएसपी वाले से ही है। एमएसपी का जब पहले पूछ चुका था तो आपको एमएसपी अच्छे से पढ़ना चाहिए था। फिर 2004 में देखो जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बीपीएल, अन्नपूर्णा। अब ये बताओ जब वो जो है लाइन के बारे में क्वेश्चन पहले पूछ चुका है तो आपको बीपीएल और एपीएल तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, ये पूछा है कि कौन मतलब जो है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का उससे कंसर्न होता है। फिर ऑयल सीड का जो है इंपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। बेटा थोड़ा बने रहो, जब लेक्चर समाप्त हो जाए तब पूछना। अभी अगर पूछना हो तो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, अभी जवाब देंगे। ऑयल सीड का जो है इंपोर्ट पे पूछा है। नेशनल हाउसिंग बैंक और सिडबी से रिलेटेड पूछा है। सिडबी, ठीक है, सिडबी ये दरअसल डेवलपमेंटल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, सिडबी जिसको आप दिखा रहे हो। नेशनल हाउसिंग बैंक से पूछा है, ये शायद जो है सब्सिडरी है आरबीआई की, हाउसिंग बैंक। फिर 2004 में पहली बार केसीसी के ऊपर पूछा है, किसान क्रेडिट कार्ड। फिर 2004 में सेंट्रल रूरल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम के बारे में पूछा है। ये कहाँ से जो है आदमी चले जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट बता दो, कोचिंग इंस्टीट्यूट। फिर जो है पूछा है बारोइंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, यानी गवर्नमेंट का जो उधार वाला जो प्रोग्राम है वो कौन हैंडल करता है। हाईएस्ट एफडीआई किस में आई है, 2004 में पूछा है। फिर जो है नीटेड गारमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि गारमेंट जो है मतलब इससे रिलेटेड होगा कुछ न्यूज में उस समय। पब्लिकेशन और उसका जो है ग्रुप पूछा है कि द हिंदू पब्लिकेशन ग्रुप, एबीपी ग्रुप, ये जो आज आप देखते हो ना द हिंदू, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, तो इसके पब्लिकेशन मतलब ये आपको पता होना चाहिए ना, जैसे इंडिया टुडे ग्रुप आ जाए, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल। फिक्की के प्रेसिडेंट का नाम पूछा है, फिक्की के प्रेसिडेंट, तो फिक्की के प्रेसिडेंट जो है वगैरह पता होना चाहिए। सेंसेक्स के बारे में पूछा है, सब रिपीट है, WPI रिपीट है। पहली पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन थी, ई चौपाल के ऊपर पूछा है, ई चौपाल। पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ फैसिलिटी पे ध्यान आपका होना चाहिए, सिंगापुर से जो है यहाँ पे पूछ लिया। इंडो नेक्स्ट उस समय जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आया था, उससे क्वेश्चन पूछ दिया, यानी कि आज अगर आए तो आज भी आपको ध्यान रखना है। लाइफ इंश्योरेंस LIC और NIC के ऊपर पूछा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कंपनी। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जो है 2006 में क्वेश्चन पूछा है, BOP। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स पे पूछा है 2006 में। फिर 2006 में मनरेगा के ऊपर पूछा है, मनरेगा। तो इसके आपको ये समझ आता है कि आपको मनरेगा यानी कि जिसका नाम आज जी राम जी हो चुका है वो याद करना चाहिए, समझना चाहिए। मनरेगा किसके अंतर्गत आती है, तो आज आप जी राम जी का देख लो। फिर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के ऊपर पूछा है। ये जिनको नहीं पता उनको पता होना चाहिए, FRBM एक एक्ट है, ठीक है, जो है कर्जा सरकार कितना लेगी, राज्य की और केंद्र की, वो रेगुलेट करता है, ठीक है। जैसे 20% उसमें स्टेट का होता है, 40% सेंटर का होता है। फिर बैंकों के नेशनलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। पार्टिसिपेटरी नोट क्या होते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक पे फिर पूछ दिया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स फिर पूछ दिया है। रेपो रेट और गिनी कोफिशिएंट के ऊपर पूछा है। देखो गिनी कोफिशिएंट जो, देखो रेपो रेट तो तुम्हें पता ही होगा, मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ाया जाता है। गिनी कोफिशिएंट जो है ये इनइक्वालिटी की बात करता है। इनइक्वालिटी जो है पूरी दुनिया में दो प्रकार की होती है, एक इनकम इनइक्वालिटी, एक होती है कंजम्पशन इनइक्वालिटी। भारत की कंजम्पशन वाले में ठीक है, लेकिन इनकम वाले में थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है। तो कौन सा सेक्टर जो है GDP में कितना कंट्रीब्यूट करता है पता होना चाहिए। अब हम 2008 में आ चुके हैं,
तो पब्लिक सेक्टर बैंक पे क्वेश्चन पूछा है, पब्लिक सेक्टर, तो ये भैया रिपीटेड है। पर्सन और उनके एरिया आपको पता होने चाहिए, जैसे कोई फेमस पर्सन है, ठीक है, तो उनके एरिया, कौन एरिया में काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग की, जर्नलिज्म, फार्मास्यूटिकल किस में। फिर पर्सन उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, जैसे संजय डालमिया, ठीक है, रेमंड, वेदांता, वीडियोकॉन। तो ये जो फेमस नाम होते हैं ना, उनके कम से कम चेयरमैन पता रखा करो। एमएसपी कौन रिकमेंड करता है, तो भैया ये चौथी बार पूछा जा रहा है। फिर इकोनॉमिक इवेंट जो है, जो दुनिया में हुए होंगे, उनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई कि कौन सा इकोनॉमिक इवेंट पहले हुआ। फिर फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट इक्विटी फर्म पे पूछा है। फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या मेजर उठाए जाएं राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए। फिर जो है टैक्स जो है स्टॉक एक्सचेंज में जो है ट्रांजैक्शन पे जो लगता था फ्यूचर मार्केट में, उस पर पूछा है। यानी कि स्टॉक में तो इंटरेस्ट यूपीएससी का बहुत पहले से है स्टॉक मार्केट में, और आज भी उसका पीछा है 2025 में। फिर जो है टैक्स डिक्लाइन जो है लास्ट 5 सालों में अगर उस समय हुआ होगा, तो टैक्स का भी आपको ट्रेंड देखना चाहिए कि टैक्स कैसा चल रहा है, कितना पहले आया था, फिर कितना आया, ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। 2010 में देखो फिर एफआरबीएम पे पूछ दिया है, रिपीट है। फाइनेंस कमीशन और प्रेसिडेंट के ऊपर 2010 में पूछा है। बेटा हमारे बारे में ना पूछो, इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ पूछ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब लेक्चर समाप्त हो जाए फिर जो है पूछना, लेकिन हमारे बारे में ना पूछना। फाइनेंस कमीशन और प्रेसिडेंट के बारे में। फिर डेप्ट, सोवरेन ऑब्लिगेशन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये जो नहीं आप लैप पढ़ते हो, लैप, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी में आता है लैप। स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एसएलआर, ठीक है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी से था। ये पहले तो भी पूछ चुका है ना, एसएलआर तो पहले भी पूछा था। फिर कमर्शियल बैंक में जो है इंटरेस्ट रेट कौन फिक्स करता है। फिर ट्रिप्स एग्रीमेंट के ऊपर पूछा है, ट्रिप्स एग्रीमेंट, ये दरअसल जो है ट्रिप्स जो है ना, इसको ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है सर, मतलब इसको देखा जाए तो ये ट्रिप्स होता है, ठीक है। जैसे पहले गेट था, फिर गेट्स हुआ, मतलब गेट था, फिर गेट के साथ ही जो है गेट्स चलता था, फिर 1995 तरफ जो WTO आया मराकेश एग्रीमेंट से, ठीक है। तो फिर ये ट्रिप्स जो है ना, ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनको जो है कंट्रोल करता है, उन पर जो है एग्रीमेंट ही है। फिर सीआरआर का जो है इम्पैक्ट क्या होता है, सीआरआर देखो क्रेडिट रिजर्व रेशियो जो है, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या होता है, बियर क्या डिनोट करते हैं। देखो बुल्स और बियर दो होते हैं स्टॉक मार्केट में, एक बुल्स होते हैं, एक बियर होते हैं, जो प्राइस को ऊपर और नीचे ले जाते रहते हैं, लड़ाई चलती रहती है, जो जीतता है वो प्रॉफिट कमाता है। कमर्शियल बैंक के फंक्शन हो गया। देखो 2010 में जो पहली बार पूछा जा रहा है वो एनबीएफसी के ऊपर पूछा जा रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, एनबीएफसी। तो ये पहली बार 2010 में पूछा गया। बस यही होता है कि यूपीएससी में जहाँ से कुछ पूछ दिया तो वहीं से प्रथा स्टार्ट हो जाती है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या स्टेप उठानी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए 2010 में ऐसा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि 2007 में आया था बैंक पेमेंट ऑफ सेटलमेंट एक्ट, जिसके द्वारा एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इस्टेब्लिश की गई थी, ताकि जो है जो डिजिटल पेमेंट आज आप करते हो ना, तो ये 2007 की बात चल रही है, तो उसी समय यही सब हो रहा होगा, इसीलिए क्वेश्चन 2010 में पूछा था। फिर बैंकिंग ओम्बड्समैन पे जो है 2010 में पूछा है, बैंकिंग ओम्बड्समैन पे, ठीक है, 2010 में बैंकिंग ओम्बड्समैन पे ये नया क्वेश्चन था, ठीक है। ये दरअसल समाधान के लिए बनाई गई थी आरबीआई के द्वारा। यूनियन बजट जो है कौन प्रिपेयर करता है, तो भैया ये रिपीटेड है। फिर ये एक नया क्वेश्चन आया है 2010 में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। यानी कि आपको उस समय अगर कोई एक्ट आ रहा है तो उस पर भी नज़र रखनी जो पैसों से रिलेटेड हो, या डेवलपमेंट या इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। फिर देखो ये इकोनॉमी के कुछ टर्म पूछ दिए हैं कि मेल्ट डाउन का मतलब क्या होता है, रिसेशन का मतलब क्या होता है, स्लो डाउन का मतलब क्या होता है। देखो 2010 में फिर ये देखो रिपीट है, WPI, CPI। फिर 2010 में देखो डिफ्लेशन पे पूछ दिया है, डिफ्लेशन, देखो जैसे इन्फ्लेशन होता है वैसे जो है डिफ्लेशन होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस अ ग्रुप। 2010 में देखो फिर रिपीट हो गया है, ट्रिप्स और GI और ट्रेडमार्क।
फिर जो है फ्यूचर ट्रेडिंग पे पूछ दिया है। फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब होता है जहाँ पे आप बताते हो कि भविष्य में प्राइस किधर जाएगा, अगर आपके हिसाब से गया तो आपको जो उसका प्रॉफिट मिलता है, और नहीं गया तो जो है प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। मार्केट में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक बुल्स होते हैं, एक बियर्स होते हैं। जो कहते हैं नीचे जाएगा वो बियर्स कहलाते हैं, जो कहते हैं ऊपर जाएगा वो बुल्स कहलाते हैं। 2010 में देखो क्वेश्चन नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड पे पूछा था। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट तो बहुत पहले से पुराना थीम है। एफडीआई की जो है कंट्री पूछी है 2010 में, कुछ नया नहीं है, रिपीटेड। फिर देखो 2010 में एमएसपी पे पूछा है कि एमएसपी किन चीज़ों पे अनाउंस की जाती है। नया क्वेश्चन है ही नहीं, पुराना है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्च किया गया था, वो क्या था उस समय। ठीक है, क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड बेटा पूछ लो, ठीक है, फ़ायदा हो जाएगा। बाकी जो आइरेगुलर क्वेश्चन हो वो अंत में जब लेक्चर हो जाए तब पूछना। अभी लेक्चर चल रहा है, अभी 2010 में पहुँचे हैं, ठीक है। फिर जो है क्या पूछा है कि अच्छा देखो दुनिया में जो करोड़पति लोग हैं ना, अरबपति वगैरह, उनके बारे में भी देख लिया करो कि जो है किसकी वेल्थ कितनी है, कितनी संपत्ति है। फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पे पूछा है। जब पीसी अभी पीएससी भी पूछ चुका है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे पूछ चुका है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। फिर 2011 में मेगा फूड पार्क को पूछा है। मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क का मतलब ये था कि जो किसान होते हैं उनको कोल्ड स्टोर फैसिलिटी ये सब जो है प्रोवाइड कराना, और वो जो है बढ़िया से सेलिंग कर सकें, फॉरेन में बेच चुके हैं अपने चीज़ों को। फिर बात की जाए तो गवर्नमेंट का जो है इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर के ऑब्जेक्टिव पूछा था। ठीक है, तो प्रमोट करो सेल्फ हेल्प ग्रुप, एमएसएमई, आरटी वगैरह जो है ये मतलब ऑप्शन थे। ठीक है, तो ग्रोथ कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि देश की होती कैसे है। फाइनेंस कमीशन से देखो फिर क्वेश्चन पूछा, रिपीट। पहली बार जो क्वेश्चन पूछा है वो देखो 2011 में आया है, माइक्रो फाइनेंस सर्विस क्या होती हैं, ये पहली बार है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, रिपीटेड। 2011 में देखो एफडीआई के साथ साथ एक नई चीज़ पूछी है, वो होती है एफआईआई। देखो एफडीआई क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर एक होती है एफपीआई। एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है विदेश में बैठा हुआ, वो भारत में डायरेक्ट पैसा नहीं डालता है, बल्कि जो विदेश में कोई बड़ी कंपनी है वो क्या करती है, इंडिया में पैसा लगाती है, तो वो जो है शेयर जो है विदेश में बेच देती है उस इंडिविजुअल को, तो उससे उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, वो एनोनिमस बना रहता है विदेश में, तो उसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन किसी देश में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी कि 3 टर्म होते हैं, एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई। तो भैया रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है दिल्ली और लंदन कलकत्ता जाने का, ठीक है। क्या मतलब, क्या लेवल है क्वेश्चन का, कोई ढंग का क्वेश्चन ही नहीं है। टीजर लोन क्या होते हैं बेटा, हमने सब बना रखा है, लेकिन तुम जो है जब को फुर्सत मिले ना चैनल को देखने की, कुछ मेहनत तो करना नहीं है, पका पकाया मिल जाए खाते हुए, बस वही दिक्कत है। चैनल पे हमने सब बना रखा है, प्लेलिस्ट आप देखो जाकर, यूपीएससी गाइडेंस है, सब A to Z गाइडेंस है। और दूसरी चीज़ कि हम कुछ बेचते नहीं हैं तो फिर हम सही बात बताते हैं, और बाकी सब बेचते हैं तो फिर उनका चांसेस रहते हैं कि वो जो है कुछ गड़बड़ कर दें। फिर टीजर लोन पे पूछा, देखो टीजर लोन ये पहली बार पूछा गया। फिर 2011 में फूड की इन्फ्लेशन को पूछा गया था। देखो ये अक्सर अखबारों में डाटा निकलता रहता है कि थाली इतनी महंगी हो गई, थाली इतनी सस्ती हो गई, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि महंगाई कितनी बढ़ी फूड में, गरीबों की थाली में जो है भोजन कितना महंगा जा रहा है। फिर देखो जो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसको कम कैसे किया जाए। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है आपको जब बैलेंस ऑफ पेमेंट आप पढ़ते हो तब उसमें जो है आपको पढ़ाया जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो भारत अक्सर जो पैसा कमाता है ना वो सर्विस से ज़्यादा कमाता है, हम लोग उतना बेच नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा अपना ही मार्केट इतना बड़ा है। फिर बैंक रेट का देखो फिर क्वेश्चन पूछ दिया है, रिपीटेड। एग्रीकल्चर क्रेडिट पे क्वेश्चन पूछा है, ये भैया रिपीटेड है। क्लोज इकोनॉमी, रिपीट है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये 2011 में क्वेश्चन पूछा था, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, ये पहली बार पूछा था।
मतलब जो है जैसे हमारे देश में बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं अलग अलग डेमोग्राफी में, ठीक है, तो उनका जो है फ़ायदा हम कैसे उठाएं, तो स्किल से आप उठा सकते हो, स्किल उनको दीजिए। तो जो विविध प्रकार की जो डिविडेंट विविधता आपको डेमोग्राफिकली देखने को हमारे देश में मिलती है, तमाम उम्र के लोग हैं, ठीक है, तो उसका फ़ायदा कैसे आप उठाओगे, स्किल दे करके। फिर उसके बाद मनरेगा से क्वेश्चन पूछा है, तो भैया ये रिपीट है मनरेगा। 2011 में पहली बार वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट पूछा है, और 2011 में फिजिकल स्टिमुलस को पूछा है, फिजिकल स्टिमुलस को लेकर के क्वेश्चन पूछा है, और ये भैया रिपीटेड है, ये पिछला भी अभी आपने देखा था। फिर 2011 में बेस इफेक्ट को पूछा था, बेस इफेक्ट, बेस इफेक्ट, ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का टर्म है, रिपीटेड है। फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, देखो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड था, अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो ये 2012 में पूछा है। फिर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन 2012 में, तो ऐसा ही जो है एक और पूछा था, तो डबल बार पूछ दिया। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अभी आपने देखा था कि हाल ही में आई थी, तो ये कौन रिलीज करता है वगैरह, देखो जितनी भी इकोनॉमी से रिलेटेड जो रिपोर्ट होती है ना, ये देख लिया करो कौन रिलीज करता है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और आशा, ठीक है, जो आशा आपने देखा होगा कि वर्कर्स होते हैं हर गांव गली में, तो उनको कुछ ट्रेंड किया जाता है, बेसिक किट वगैरह क्योंकि ज्ञान दिया जाता है, न्यूट्रिशन के बारे में सोसाइटी को अवेयर करते हैं, और वो फर्स्ट हेल्पर होते हैं, ठीक है, और ये आशा के बारे में पूछ दिया है। फिर नेशनल इनकम का ट्रेंड पूछा है। नेशनल इनकम का जो ट्रेंड है ना, नेशनल इनकम का जो ट्रेंड है ना, ये कई बार पूछा है, सन 2012 में, 1997 में, 2001 में, 1996 में। तो हमेशा जो है आपको याद रखना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते समय कि जो इनकम है, नेशनल इनकम, उसका ट्रेंड देख लो पिछले सालों का भी कुछ। फिर भारत सरकार को कौन सी पॉलिसी जो है ग्रोथ के लिए अपनानी चाहिए, रिपीट है। एफडीआई पे पूछा 2012 में, रिपीट है। फिर 8 कोर इंडस्ट्री पे पूछा है, ये भैया रिपीट नहीं है। फिर मनी सप्लाई के लिए जो है क्या मेजर उठाए जाएं, रिपीटेड है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेट करके है। पार्लियामेंट में कंट्रोल करने के लिए पब्लिक फाइनेंस में को क्या मेजर उठाए जा सकते हैं पार्लियामेंट में, ये पहली बार पूछा। फिर 2012 में पूछा है लीड बैंक स्कीम का लक्ष्य क्या था, लीड बैंक जो स्कीम थी उसका लक्ष्य क्या था, एम क्या था। कैपिटल गेन जो है कब होता है, ठीक है, तो ये जो है आपसे पूछा है। फिर आरबीआई जो है बैंकर का बैंक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ये देखो कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, सब रिपीटेड है। इंटरनेशनल मार्केट में भारत में का जो करेंसी का प्राइस है वो कैसे होता है, मतलब जो है फिक्स, तो दोस्तों उसके लिए भारत सरकार का जो आरबीआई है वो मैं आपको बता दूं तो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से जो है फिक्स होता है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, कुछ लोग कहते हैं फ्लोटिंग, फ्लोटिंग नहीं, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो इंटरनेशनल हो गया। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो है क्वेश्चन पूछा, देखो ऐसे कुछ थ्योरेटिकल टर्म होते हैं जैसे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। फिर देखो बीओपी के ऊपर पूछ दिया है, तो भैया बीओपी पे तो पहले भी पूछ चुका है, रिपीट है। इकोनॉमिक ग्रोथ के जो है फैक्टर क्या होते हैं। फिर सप्लाई मनी की और डिमांड मनी की, इससे पूछ दिया है। फिर इन्फ्लेशन पे पूछा है, राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस में बी कास्ड बाई, तो भैया ये तो जो है इन्फ्लेशन ही की डिफिनीशन ही है। फिर इन्फ्लेशन पे पूछ दिया है, इन्फ्लेशन का कर्जदारों पे क्या असर होता है। फिर 2013 में जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड पे पूछा है, ठीक है, तो वही तरीका है कि स्किल जो आप दे दो तो डेमोग्राफिक डिविडेंड सही हो जाएगा, रिपीट हो गया। फिर पीएसएल पे पूछा है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ओपन मार्केट ऑपरेशन 2013 में पूछा है, ये आरबीआई करती है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, तो ये भैया रिपीटेड है। जो अभी नहीं मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, आरबीआई बॉन्ड जारी करती है, बेचती है। भैया 2026 का अटेम्प्ट हमें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा है। डेफिसिट फाइनेंसिंग को रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। देखो भारत सरकार की हमेशा जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग ही रहती है अक्सर, समझ रहे हो। हम जो बजट बनाते हैं ना वो डेफिसिट मतलब घाटे में ही बनाते हैं, हमेशा जो है घाटे में रहता है हमारा, ठीक है। बैंक रेट अगर हम बढ़ा देंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड।
फिर 2013 में पूछा है कि आरबीआई रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक को किस मैटर में। फिर लिक्विडिटी का ऑर्डर क्या है, ये 2013 में पूछा है और 2000 में भी पूछा था ये क्वेश्चन, सन 2000 में। तो लिक्विडिटी का भैया ऑर्डर क्या होता है, क्रम क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है जिस चीज़ की जो है अवेलेबिलिटी खूब अधिक हो, जैसे सोना जो है किसी को भी बेचा जा सकता है, उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है। जिसकी लिक्विडिटी नहीं होगी तो फिर उसके खरीदार और फरोख्तदार कहाँ मिलेंगे आपको मार्केट में, बेच ही नहीं पाओगे। लिक्विडिटी होनी चाहिए। फिर सन 2014 और 2004 में प्लानिंग से रिलेटेड पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 2014 में फिर जो है पूछा है स्टैचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी होती है, मतलब स्टैचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट बैंकों की। तो बैंक साथी जो है क्या मदद करते हैं, तो भैया बैंक साथी जो है जिनको बीसी कहते हो, तो वो मदद क्या करते हैं, आपने देखा होगा जनसेवा केंद्र वगैरह। फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी कि MCLR नहीं MSFR और नेट डिमांड एंड टाइम लिबिलिटी यानी कि NDTL, इनके मतलब पूछे हैं कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी को लेकर के। फिर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को पूछा है, देखो बड़े दिन बाद क्वेश्चन मिला। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पहले ही आता था 10 साल पहले। वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो देखो ये BC होते हैं, बड़े बड़े जाइंट जो पैसा डालते हैं कहीं पे और उसको ग्रो करवा देते हैं। जैसे कोई नई कंपनी बनी तो उसको पैसा फंड कर दिया। इंटरनेशनल लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, देखो जब डॉलर की जो है अवेलेबिलिटी ना रहे, कमी हो जाए, जैसे श्रीलंका मान लो पैसा नहीं रहा तो उसको कहते हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी की कमी हो गई, डॉलर नहीं रहा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। CPI पूछा था ना, WPI पता करना चाहिए कि कौन पब्लिश करता है। 2015 में फिर रिपीट कर दिया 8 कोर इंडस्ट्री। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करोगे, 2015 में नीति आयोग पूछ दिया। 2014 में नीति आयोग बना था, 2015 में क्वेश्चन आ गया नीति आयोग पे। टैक्स टू GDP रेशियो आपको जरूर पता होना चाहिए। आप कहोगे सर ये पहली बार क्वेश्चन था, पहली बार भैया नहीं था, FRBM एक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये हर साल आंकड़ा आता है। फिर जो है 2015 में पूछा है कैपिटल ऑगमेंटिंग टेक्नोलॉजी, ये क्या होती है, तो कैपिटल ऑगमेंटिंग का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजिकल जब आप प्रोग्रेस करते हो तो उसको कहते हैं कैपिटल ऑगमेंटिंग। फिर GDP का ट्रेंड पूछा है, ठीक है, तो ट्रेंड देखो ये कई बार पूछ चुका है GDP का, 2015 में भी, 11 में भी, 10 में भी। फिर देखो हाल ही में अगर कोई लड्डू वगैरह जो है किसी को अगर GI टैग मिला हो तो GI टैग देख लिया करो। फिर RBI का जो है स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो को लेकर के जो है क्या प्रावधान है। 2015 में पूछा है मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट क्या होते हैं। 2015 में पहली बार UPSC ने फाइनेंस कमीशन से अब अपने मुद्दे को शिफ्ट किया। अब वो जो है 14 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन उसने पूछ दिया। 14 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड ये पहली बार था जब नंबर लगा दिया आगे कि 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन बताओ। 15 पे भी पूछेगा रिड्यूस डिफिसिट मेजर बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो है डेफिसिट को जो है घाटे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे कम कर सकती है। फिर देखो बड़े दिन बाद एक क्वेश्चन देखने को मिला लेकिन रिपीट है, कन्वर्टिबिलिटी रुपए की। फिर एक जो सबसे नया क्वेश्चन 2016 में देखने को मिला वो था IFC मसाला बॉन्ड। IFC मसाला बॉन्ड दरअसल यहाँ पे जो है मसाला एक कल्चर से लिया गया है, इंटरनेशनल, ठीक है। और ये दरअसल ये जो बॉन्ड होते हैं ना ये रुपए में डोमिनेटेड होते हैं, जैसे इसको लंदन में अगर जारी किया जाए, ठीक है, तो ये IFC मसाला बॉन्ड है। ये नया था, ये पहली बार नया था क्वेश्चन। फिर 2016 में देखो पेमेंट बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। दरअसल उसी समय ये पेमेंट बैंक का बहुत चलन शुरू हो रहा था, ठीक है। आज तो बहुत सारी हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक तो बंद ही हो चुकी है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ठीक है। तो ये सब पेमेंट्स बैंक की जो है 2016 में पूछा था। फिर कैपिटल बजट में जो है क्या क्या इंक्लूड होता है कैपिटल बजट में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 2016 में पूछा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट जो काउंसिल है उसके बारे में। 2016 में बिटकॉइन के बारे में पूछा है, बिटकॉइन के बारे में 2016 में। बिटकॉइन भी एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है जिसमें मैं बहुत पहले काम कर चुका हूँ, ठीक है, मैं बहुत पहले काम कर चुका हूँ इसमें, बिटकॉइन में। नेशनल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन उसके बारे में पूछा है।
देखो इन्वेस्टमेंट बेस इरोजन और प्रॉफिट शेयरिंग, ये एक टेक्निकल टर्म है। इसका मतलब होता है कि टैक्स बचाने के लिए कहीं दूसरी जगह पे जो है शिफ्ट कर लो अपने, ताकि टैक्स ना देना पड़े कंपनी को। फिर 2016 में देखो MCLR पूछा है। देखो 2016 में MCLR एक ही हमारे पूछा है क्योंकि जो बैंक का जो बैंक रेट था वो यहाँ से हट चुका था। अब यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी MCLR की, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। होता क्या था कि दरअसल RBI जब पीछे से जो है रेपो रेट वगैरह को धीमा करती थी या बढ़ाती थी, तो कस्टमर को जो कर्जा लेता था उस पर इफेक्ट पड़ता ही नहीं था, क्योंकि बैंकें जो पुराना पैसा पड़ा होता था ना उसको यूज कर लेती थी। तो RBI ने बैंक रेट में सुधार किया और नया इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट किया जिसको कहा गया MCLR, यानी कि जो करंट में अब उनके पास फंड होगा उसके हिसाब से, यानी कि RBI जो है अब उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बहुत इफेक्टिवली काम करेगी बैंकों के ऊपर। ठीक, तो ये चीज़ जो है इसीलिए जो है लाया गया। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे ज़रा देख लो, कोर बैंकिंग सोल्यूशन 2016 में आया। कोर बैंकिंग सोल्यूशन, कोर बैंकिंग सोल्यूशन का मतलब ये होता है पहले एक ही ब्रांच में काम कर सकते थे, आज जो है खाता खोल के आप कहीं भी ब्रांच में जो है काम कर सकते हो, मतलब पैसा ऐसा निकाल सकते हो। फिर 2017 में BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और एगमार्क को लेकर के जो है, मतलब ये दरअसल जैसे जैसे जो है ये एगमार्क और BIS क्या होते हैं कि वो होते हैं, मतलब टैग लगा होता है कि ये सर्टिफाइड है वगैरह, तो वो पता होने चाहिए कि किस चीज़ में लगता है BIS, किस चीज़ में लगता है एगमार्क। फिर टैक्स रेवेन्यू, फिजिकल डेफिसिट का ट्रेंड क्या रहा है, घाटा सरकार का कैसे रहा है, उसका ट्रेंड पता होना चाहिए। फिर LPG का इम्पैक्ट क्या हुआ 1991 के बाद में। देखो 1991 का LPG पहले भी क्वेश्चन आते थे। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन 2017 में पूछा पहली बार। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्यों? क्योंकि भैया 2016 में ही ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एग्रीमेंट जो है सरकार और RBI के बीच में हुआ था, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि इन्फ्लेशन जो है वो 2% से 6% के बीच में जो है मेंटेन करके रखा जाएगा। इसके नीचे या इसके ऊपर अगर ये 2 से 6% के बीच में ही इन्फ्लेशन रहना चाहिए, ऐसा RBI और गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ था, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब इसको जो है एग्रीमेंट आप मान सकते हो। आप कहोगे सर 6% से ऊपर अगर महंगाई बढ़ जाए, इन्फ्लेशन हो जाए तो चलो समझ में आता है, लेकिन 2 से नीचे का मतलब क्या होता है? देखो इन्फ्लेशन बुरा नहीं होता, इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत रहना चाहिए, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वगैरह जो है 2016 में बनी थी, 17 में क्वेश्चन भी आ गया। चलो आगे बढ़ो। फिर पहली बार जो है 2017 में स्मॉल फाइनेंस बैंक से क्वेश्चन आया। फिर जो है 2017 में क्वेश्चन आया है S4A स्कीम फॉर सस्टेनिंग स्ट्रक्चर्ड ऑफ स्ट्रेस एसेड। देखो स्ट्रेस एसेड उनको कहते हैं जो मतलब जो है डूब जाते हैं, जो जब्त हो जाते हैं ना बैंकों के द्वारा, स्ट्रेस एसेड। यानी कि अब कहीं ना कहीं जो UPSC का दिमाग है वो किधर जा रहा है? वो जा रहा है लोन की तरफ, जो लोग लोन लेते हैं और जो है पैसा नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जा रहा है। फिर जो है 2017 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी अगर आई होगी तो उसको आपको पढ़ना चाहिए था। आप कहोगे सर काहे पढ़ें? भैया जब ट्रिप्स आ चुका है, ट्रिप्स भी तो इसी से रिलेटेड होता है, तो इससे आ गया क्वेश्चन, कोई गलत थोड़ी ना हुआ। देखो 2017 से GST आया था तो क्वेश्चन भी आ गया है 2017 में GST पे। फिर देखो भीम UPI आई थी तो 2017 में UPI भी आ गई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि आज पूरी दुनिया में जो है कायर बरपाए हुए हैं। देखो UPI के बारे में ये पता कर लेना कि कौन सी कंट्री में वो यूज होता है, क्वेश्चन आ सकता है। फिर 2017 में जो है NPCI पे क्वेश्चन आता है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, नहीं कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये NPCI दरअसल जो है पेमेंट ऑफ सेटलमेंट एक्ट 2007 के अनुसार बनाई गई थी। उस समय क्वेश्चन इंक्लूजन को लेकर के आया था, इस बार पे NPCI पे आ गया। GST के अंतर्गत जो है 2018 में क्वेश्चन आया है कि क्या छूट मिलती है, उस समय जब मिली होगी, हालांकि अब तो GST 2.0 आ चुका है। कैपिटल फार्मेशन पे जो है क्वेश्चन आया है, कैपिटल ह्यूमन कैपिटल फार्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फार्मेशन का मतलब है कि इंसानों को स्किल सिखा देना, वो कुछ काम के बन जाए। अगर किसी कमोडिटी को पब्लिक को फ्री में पकड़ाओगे तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब सीधा सा होगा कि किसी का टैक्स जो है वो आपने काट के फ्री में दिया है। फिर 2018 में देखो भीम UPI पे क्वेश्चन आ गया,
2017 में यूपीआई पे आया और 2018 में भीम यूपीआई पे आ गया। दरअसल यूपीआई एक टेक्नोलॉजी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और जो भीम लगा दो या पीएनबी यूपीआई लगा दो, ये तो कोई भी कुछ भी लगा सकता है। यूपीआई दरअसल एक टेक्नोलॉजी है। पब्लिक सेक्टर बैंक का जो है गवर्नेंस कैसे होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, तो भैया ये क्वेश्चन रिपीटेड है। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बिल को लेकर के जो है क्वेश्चन आया है, कुछ नया नहीं है। फिर देखो ये कोई जो है इंटरनेशनल लेवल का सवाल आया है। जीआई टैग जो है, जीआई जो टैग होते हैं, ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग, उनको कौन रेगुलेट करता है? तो जैसे आईएलओ, आईएमएफ, यूएनसी, टैड, डब्ल्यूटीओ, कौन? फिर उसके बाद जो है 2018 में जो क्वेश्चन आया है वो आया है पहली बार कार पे, कैपिटल एडिक्वेट रेशियो। फिर उसके बाद जो है 2018 में क्वेश्चन आया है कि एटीएम को लिंक कौन करता है? तो भैया एनपीसीआई करती है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच टेक्नोलॉजी के जरिए। आज जो आप निकाल पाते हो ना एसबीआई का एटीएम यूज कर लेते हो अदर बैंक में, वो यही जिम्मेदार है। फिर 2018 में क्वेश्चन आया है मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे। मर्चेंट डिस्काउंट रेट दरअसल क्या होता है कि जब आप डेबिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो जो मशीन वो दुकानदार यूज करता है तो उसका चार्ज उसके पास, जैसे आपने 100 रुपये पे किए तो उसके पास भैया 99 ही पहुँचते हैं, तो 1 रुपये जो वो पैसा पता कहाँ जाता है? वो जो कंपनी कार्ड वाली मशीन जो दिया है ना वो ले जाती है। इसी को कहते हैं एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को लेकर के जो है क्वेश्चन आया है जीएनपी। जब जीडीपी पे भैया 50 बार आ चुका है तो जीएनपी रट लेना चाहिए। जीएनपी हो गया, जीडीपी हो गया, एनपी हो गया, एनडीपी हो गया। 2018 में देखो फिर वही क्वेश्चन रिपीट है, एफआरबीएम, जीडीपी। 2019 में जो है क्वेश्चन फिर रिपीट है, इंडियन पेटेंट एक्ट। इंडियन पेटेंट एक्ट, आप कहोगे सर इंडियन पेटेंट एक्ट कहाँ से आ गया? अरे यार जब ट्रिप्स पे आ चुका है तो इस पे आ गया तो क्या दिक्कत है? फालतू का बकवास ना करो, इकोनॉमी पे क्वेश्चन पूछ लो। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट का जो है पर्पज क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जो है पहली बार क्वेश्चन 2019 में देखने को मिला। फिर जो क्वेश्चन बार बार आया है, क्वेश्चन आया है जिसने पीछा नहीं छोड़ा है, 2019 में आखिरी बार क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन पता है आपको कौन से क्वेश्चन है? वो है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान की जो पॉलिसी थी वो आपको बहुत अच्छे से रटी होनी चाहिए। कौन कौन से 5 ईयर प्लान पता होने चाहिए? 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 8, 11, 12। तो ये 5 ईयर प्लान जो है यूपीएससी ने लास्ट बार 2019 में पूछे थे। हालांकि अब तो नीति आयोग ने जगह ले ली है प्लानिंग कमीशन की, लेकिन 5 ईयर प्लान में क्या बात थी ये अक्सर हर एग्जाम में मैंने देखा है पूछा जाता है। और देखो कितनी बार पूछा है, 95, 95, 95, 2009, 2010, 2014, 2019। करेंसी क्राइसिस का मतलब क्या होता है 2019 में? रुपी डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? देखो जब डिवैल्यूएशन पूछ चुका है, डिफ्लेशन पूछ चुका है, तो भैया डिप्रिसिएशन रट्टा मार लेते। पेमेंट सिस्टम डेटा जो है भारत में जो है एक सुप्रीम को जो आरबीआई थी उसने रूलिंग दी थी कि भारत में ही अपने जो है डेटा को स्टोर करो, पेमेंट से रिलेटेड डेटा है, विदेश ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर कमर्शियल बैंक के जो एसेट होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। दरअसल एक सरफाइसी एक्ट है, सरफाइसी एक्ट, ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि उस एक्ट में जिस भी चीज़ को डाल दिया जाता है तो वो एसेट जो होते हैं उनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो और बैंक जो है उसकी नीलामी या कुर्की कर देगी, सरफाइसी एक्ट, ठीक है। हालांकि उसमें छूट है कि जैसे 1 लाख तक का अगर आपका कर्जा है तो आपकी नीलामी वगैरह नहीं होगी, ठीक है। फिर जो है 2019 में जो है लीड बैंक स्कीम, भैया ये पुराना क्वेश्चन है, लीड बैंक स्कीम, मनरेगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। देखो स्किल पे तो जो है अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड में पूछा था तो फिर पूछ दिया स्किल पे। पार्टिसिपेटरी नोट, प्रोमिसनरी नोट, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कहने को आप कह सकते हो कि क्वेश्चन नया है, लेकिन पार्टिसिपेटरी नोट, प्रोमिसनरी नोट ये तो पहले पूछ चुका है। हाँ 2-3 शब्द इसमें जो है नए हैं। फिर 2019 में एक क्वेश्चन पूछा है इक्वलाइजेशन टैक्स को लेकर के। दरअसल इक्वलाइजेशन टैक्स अब ख़त्म हो चुका है, ये ऑनलाइन जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना जो फॉरेन गूगल वगैरह उन पे लगता है। पॉवर्टी लाइन हमारे देश में जो है वो अलग अलग स्टेट में वेरी क्यों करती हैं?
फिर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट रूल आए थे 2018 में। जैसे अभी जो है आपको पता हो तो 4 कानून आए हैं, समझ रहे हो, लेबर कोड जिनको 4 कह रहे हो, उनको रट्टा मार के जाइयो, क्योंकि ये उसी के जैसा क्वेश्चन है 2019 में जो आया है। ठीक है, तो याद रखना। फिर डिफरेंस बिटवीन एडीआर एंड एआरसी, आईडीआरसीएल और एनएआरसीएल आपको कहना चाहिए था। एडीआर और एआरसीएल, एआरसी कहाँ से होती है? हाँ, ये जरूर आप कह सकते हो कि एआरसी का मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एडीआर का मतलब क्या है? एडीआर की तो रिपोर्ट आती है, वैसे पॉलिटी में पढ़ा जाता है। एडीआर का मतलब क्या है? एडवोकेट रिकॉर्ड एसोसिएट। देखो, एफसीआई और एमएसपी पे क्वेश्चन 2019 में आया, ये भैया रिपीटेड है। एफसीआई जो है ना, ये जो है पहली बार था। एफसीआई शायद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के होगा, लेकिन ये रिपीटेड भैया है, क्योंकि एफसीआई जो है ना, उसको आप एमएसपी के साथ रिलेट करो। एमएसपी और एफसीआई का, फूड कॉरपोरेशन इंडिया का जो है चोली दामन का साथ है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत पहले से आ रहा है। फिर 2019 में क्वेश्चन आया है पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन बता दो, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है इसीलिए बनाया गया था। 2020 में देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट है, कमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट डिपॉजिट, बस इसमें 2 नए शब्द जोड़ दिए हैं कि कॉल मनी और जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब ये होता है जहाँ पे जो बॉन्ड आपको दिया जाता है ना, उसका जो फेस प्राइस होता है उसकी जो है आपको वैल्यू मिलती है, और जो जैसे मान लो आपको बॉन्ड दिया जाएगा 90 रुपये में, लेकिन उस पर लिखा होगा 100 रुपये। जब 5 साल बाद आप आओगे तो आपको 100 रुपये दे दिए जाएंगे, यानी कि जो डिफरेंस था ना आपको सस्ते में दे दिया गया। तो जो फेस वैल्यू थी उसी को कहते हैं कि जीरो कूपन बॉन्ड है, मतलब उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं बियर होता है। अरे यार, ये इकोनॉमी चल रही, तुम पॉलिटिकल साइंस पूछ रहे हो। WPI, CPI और RBI पे क्वेश्चन पूछा है भैया, रिपीट है। इंडिया के एक्सपोर्ट का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, रिपीट है। FDI पे क्वेश्चन पूछा है, रिपीट है। फिर जो है एक नया क्वेश्चन आया है 2020 में, गोल्ड ट्रेंच, गोल्ड ट्रेंच। ठीक है, तो ये गोल्ड रिजर्व को लेकर के क्वेश्चन पूछा है 2020 में। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को अगर रोकना है तो उसके लिए किस प्रकार की पॉलिसी जो है अपनानी चाहिए? जैसे आपको पता है कि 1929 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ग्रेट डिप्रेशन जिसको आप पढ़ते हो। फिर 2008 में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो किस प्रकार की पॉलिसी आपको नहीं अपनानी चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि जो है जितना हो सके कर्जा बारी कम से कम लो, और जो अपनी मतलब जो है इसको कंट्रोल करने की जो है पॉलिसी पूछी गई थी, कैसे कंट्रोल करोगे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो इंडिया में दोबारा ना हो। फिर FRBM एक्ट को लेकर के पूछ दिया। फिर ये भी पूछा कि जो है पार्लियामेंट में जब इकोनॉमिक सर्वे वाला जैसे आज मान लो पेश किया गया है, तो पार्लियामेंट में बजट के शुरू में कौन सी रिपोर्ट रखी जाती है, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर 2020 में ट्रिम को लेकर पूछ दिया, ट्रिम, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स इसको कहते हैं, ट्रिम। ठीक है, तो ट्रिम को लेकर पूछ दिया। जैसे ट्रिम जो है वो इन्वेस्टमेंट मेजर से रिलेटेड है, और ट्रिप्स जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है। फिर 2020 में जो एक नया क्वेश्चन आया है 2020 में, वो एक नया क्वेश्चन है 2020 में। देखो, नए क्वेश्चन बहुत कम ही होते हैं। जैसे 2020 में ये देखो पहली बार पूछा गया था कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, जो कोऑपरेटिव बैंक होती है ना, वो 3 चरण उसके होते हैं, लेवल होते हैं। एक होती है स्टेट कोऑपरेटिव, और एक होती है अर्बन कोऑपरेटिव, और एक होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, मतलब जो है वो नीचे लेवल की आती है। तो इससे रिलेटेड आपको पहली बार पूछा गया, यानी कि आपको ये पता चला कि मेनली जो 90% क्वेश्चन है वो पुराने होते हैं हर साल, और बस मात्र जो है 5 से 10% क्वेश्चन ही उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नए होते हैं। और आपको अच्छी ज्ञान है तो आप हो सकता है जवाब दे भी दो उसका। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमेशा याद रखो कि कुछ क्वेश्चन आपको इक्का दुक्का इसे ज़रूर मिलेंगे जो आपको हो सकता है नए लग जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मोस्टली क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं। 2020 में जो है एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी को पूछ दिया, रिपीट भैया क्वेश्चन है, रिपीट है। फिर 2020 में एक नया क्वेश्चन पूछा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये दरअसल ये बताता है कि कोई कंपनी जो है अगर जो इस समय प्रॉफिट जनरेट कर रही है
इस प्रॉफिट के मद्देनज़र भविष्य में कितना जो है कर्ज का इंटरेस्ट जो है चुका पाएगी कि नहीं चुका पाएगी। पता चला इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रही है जितना प्रॉफिट आज कर रही है, तो इसी को जो है जांचने के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है बनाया जाता है, हर कंपनी का है। फिर इंडियन इकोनॉमी की 1991 के बाद जो है हालत, ये फिर रिपीट हो गया, 2015 में पूछा था। फिर देखो PACS को लेकर के क्वेश्चन पूछ दिया, अभी जो DCCV पढ़ा था ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर आ गया। ठीक, फिर 2020 में देखो, 2020 में यार काफ़ी नए नए क्वेश्चन जो है आए हैं, जैसे एक पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक नया क्वेश्चन है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि नया है नहीं, अगर आप हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर होते तो आप इसका जवाब दे देते। हम क्रिप्टो वाला पे आपको बताएं तो कोल्ड वॉलेट, हॉट वॉलेट, लेजर वॉलेट, क्रिप्टो करेंसी रखने का तरीका बताते थे, जिसमें मैंने आपको पब्लिक की, प्राइवेट की, जो ब्लॉकचेन का मैंने पूरा कोर्स पढ़ाया ना, उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन आप इतने पुराने हमारे हो गए नहीं सब्सक्राइबर, 5-6 साल पुराने, मुश्किल है, नामुमकिन है। ठीक है, तो ब्लैक मनी का इफेक्ट क्या होता है ये पूछा है 2021 में। कैजुअल वर्कर इंडिया में जो है क्या कौन कहलाते हैं, कैजुअल वर्कर। फिर 2021 में पूछा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को रिलेटेड। फिर 2021 में RBI गवर्नर से पूछ दिया है। 2021 में लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट RBI को कहते हैं, इससे रिलेटेड पूछ दिया है। 2021 में जो है रिटेल इन्वेस्टर ट्रेजरी बिल को लेकर पूछ दिया है। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है रिलेटेड जो है ये है, ठीक है, ट्रेजरी बिल और जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो है पढ़े जाते हैं। डिवैल्यूएशन करेंसी का ये भैया पुराना क्वेश्चन है, FDI पुराना क्वेश्चन है। मनी मल्टीप्लायर ये 2019 में भी आया, 2021 में भी आया, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है मनी मल्टीप्लायर। हालांकि उसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, अगर आप उसको CRR के साथ रिलेट करोगे तो मनी मल्टीप्लायर को बहुत अच्छे समझना। ये नितिन सिंह, हम समझे कि नितिन सिंघानिया जो है यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, जो इंडियन इकोनॉमी जिन्होंने बुक लिखी है। तो बजट डेफिसिट को लेकर क्वेश्चन आया है 2021 और 2013 में, रिपीट है। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड की जो यील्ड होती है, यील्ड का मतलब जो उसमें प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट बॉन्ड का, ठीक है, तो वो जो है इन्फ्लुएंस किसके द्वारा होता है। 2021 में इकोनॉमिक रिसेशन से क्वेश्चन पूछा है। जब ग्रोथ पूछ चुका है तो रिसेशन तैयार रहना चाहिए। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन तो पहले से पूछा था, लेकिन इन्फ्लेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का एक टाइप था, पूछ लिया। रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी को लेकर क्वेश्चन पूछा है 2022 में। आप कहोगे सर ये क्या होती है। देखो होता ऐसा है कि IMF के द्वारा है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, दरअसल उसमें श्रीलंका जो है क्राइसिस में था, तो उसको जो है कर्जा अर्जा भारत ने दिया था, जिसको रैपिड मतलब तेज़ी से जो है कर्जा अर्जा दे दिया जाता है। तो IMF के जो मेंबर होते हैं उन्हीं को जो है ये चीज़ें दी जाती हैं, कर्ज वगैरह। श्रीलंका को दिया गया था, तो उसी से रिलेटेड ये टर्म था जो समय चर्चा में था, इसलिए आया था ये 2022 में। ठीक है, क्वेश्चन जब खत्म हो जाए उसके बाद जो है क्वेश्चन पूछिएगा। अभी 2022 में हम पहुंच चुके हैं, 2025 आने वाला है, फिर हम 2025 का बताएंगे कि कौन का क्वेश्चन क्यों आया। पहली बार आए हो तो रुक जाओ, चाय पानी कर लो, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, पहले देख लो, रुक जाओ। बाकी जो है ऐसे भटकी हुई आत्माएं घूम ही रही हैं इंटरनेट पे। सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, लेबर ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, तो ये भैया जो है NSSO जो नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस होती है ना, CSO मतलब लेबर जो रिकॉर्ड होता है, ये सब जो पब्लिश करते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि कौन सा जो है, मतलब जैसे WPI कौन पब्लिश करेगा, CPI कौन पब्लिश करेगा, GDP कौन करता है, किसका काम होता है, फैमिली हेल्थ सर्वे कौन करता है, ये सब पता होना चाहिए। फिर 2022 में जो है इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, ये पहली बार क्वेश्चन आया, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। हालांकि जो है 2022 में पहली बार पूछा गया RBI की प्राइस स्टेबिलिटी को लेकर के। ये दरअसल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो 2016 में था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। 2022 में बैंक बोर्ड ब्यूरो को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया। ये भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम होता है जो चेयरमैन होते हैं ना कि पब्लिक सेक्टर बैंक के, उनको सजेस्ट करना कि कौन चेयरमैन बनना चाहिए किस बैंक का। ठीक है भैया, हमने क्वेश्चन आपका पढ़ लिया है, ठीक है।
क्वेश्चन ढंग का पूछोगे तो जवाब देंगे, बाकी क्वेश्चन अभी मेरे हो जाएं तब जवाब देंगे। 2022 में इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र पे पूछा है, इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। फिर 2022 में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पे पूछा है। दरअसल एजेंसियां होती हैं वो जो क्रेडिट देती हैं, ठीक है, जैसे क्रेडिट स्कोर खराब बुरा। फिर 2022 में कन्वर्टेबल बॉन्ड पे पूछा है, कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये कन्वर्टेबल रुपी जो नहीं होता है वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, कन्वर्टेबल बॉन्ड। फिर 2022 में हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग का कुछ पूछा है, तो सीधी सी बात है ये फैमिली हेल्थ में जो है फैमिली सर्वे में आपको मिलेगा डाटा। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेकर के जो है क्वेश्चन पूछा है 2022 में। ये वही है जो आज कैपिटल और ये हो चुका है ना, पहले इसको प्लान और नॉन प्लान कहते थे, भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर जो है कुछ कानून से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि जो फॉरेन ई कॉमर्स जो कंपनियां होती हैं वो भारत में कैसे मतलब जो है ऑपरेट करती हैं, रूल्स और रेगुलेशन आपको पता होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो है कुछ गुड्स बाहर ही नहीं बेच सकती हैं, बस यहाँ पे प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश कर सकती हैं, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह, उनका काम सिर्फ प्लेटफॉर्म का है, वो बाहर से कुछ चीज़ें ला करके नहीं बेच सकती हैं। और जो उनका बोर्ड होगा चेयरमैन वगैरह, उसमें भी जो है इंडिया के रेजिडेंट ही उसमें होने चाहिए, ठीक है, ऐसे कुछ नियम होते हैं उनके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। कहा है यार फालतू में जो है यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, चैनल देख लो जाकर के, वहाँ पता कर लो, सब यहीं पे जानना है, कुछ मेहनत झंझट नहीं करनी है। फिर 2022 में जो है नीर और रीर के बारे में पूछा है, ठीक है, नीर और रीर के बारे में। तो ये दरअसल जो है जो रुपया होता है ना, कोई करेंसी होती है, तो उसकी जो एक्चुअल जो स्ट्रेंथ होती है ना वो पता चलती है रीर से। रीर हमें ये बताता है कि ट्रेड में जो है कैसा रुपया आपका परफॉर्म कर रहा है। जो नीर होता है, नीर में जो है वो मजबूती, मतलब नीर जो है वो जो है उतना, मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है नीर और रीर में, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेकर के जो है 2023 में पूछा था, सेल्फ हेल्प ग्रुप रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर 2023 में पूछा है कि बीटा क्या होता है फाइनेंस में, फाइनेंस में बीटा क्या होता है। फिर 2023 में सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, आपको पता है उस समय चर्चा में थी, बल्कि अभी भी है, भविष्य भी उसी का है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। फिर ग्लोबल एक्सपोर्ट जो है इंडिया का, पीएलआई स्कीम ने कितना बेनिफिट कहाँ किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। फिर 2023 में पूछा है इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट को लेकर के। दरअसल इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, इनटेंजिबल का मतलब ये होता है जिसको आप टच ना कर पाओ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। फिर 2023 में पूछा है एमएसएमईडी एक्ट को लेकर के, 2006 का एमएसएमईडी एक्ट, ठीक है। भैया पूछ लेना, लेकिन 2025 तक के अभी क्वेश्चन हो जाए, अभी हम 2023 पे हैं, ठीक है। 2023 में पूछा है गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक मार्केट को लेकर के। स्टॉक मार्केट में हमेशा पूछती रही है। 2023 में जो है ये पूछा है इरिगेशन एरिया प्रोडक्टिविटी को लेकर के, कि भारत का और चाइना का जो है इरिगेशन एरिया प्रोडक्टिविटी कैसी है। तो बस भारत का जो है, भारत इरिगेशन में भी पीछे है और भारत प्रोडक्टिविटी में भी पीछे है, एग्रीकल्चर में। फिर 2023 में क्वेश्चन ये एक नया टाइप का पूछ दिया, इन VIT, ठीक है, और ये जो है इसको आप पढ़िएगा, इन VIT, ऐसा नहीं होगा, ये करंट अफेयर में रहा होगा। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इन्फ्लेशन को लेकर पूछा है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है और इन्फ्लेशन का क्या रोल होता है। कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो सिर्फ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है ताकि इन्फ्लेशन उसमें एडजस्ट होता रहे, समझ रहे हो। जैसे मान लो कोई बॉन्ड जारी किया गया, तो बॉन्ड में पहले तो मान लो उसका बॉन्ड का हमने प्राइस कम कर दिया, तो वो आपका इन्फ्लेशन जो है हो गया 5 सालों का, उसके बाद जो रिटर्न मिलना है वो इंटरेस्ट ऑफ रेट जो है अलग होगा। तो इन्फ्लेशन को भी, जैसे मान लो 500 रुपये आपने लगाए, तो 500 रुपये की कीमत आज से 5 साल बाद आप कह रहे हो कि हम आपको 600 रुपये देंगे, अरे तब तक जो है महंगाई भी तो बढ़ चुकी होगी ना। तो हमें रिटर्न कब दोगे, रिटर्न हमें 2 तरीके से देना पड़ेगा, कि एक तो हमें जो है इंटरेस्ट रेट भी आप दो, ब्याज भी दो, प्लस जो है हमें इन्फ्लेशन को भी उसके साथ एडजस्ट करो, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड सही था। चलिए, फिर 2023 में जो है MSP को लेकर पूछा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कौन सी चीज़ पे कितना क्या, नाइजर सीड, खरीफ, कुकिंग, ट्राइबल यूज वगैरह। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, ये दरअसल जो है एक प्रकार का
जो है मतलब तरीका है जो उड़ीसा और वियतनाम वगैरह में चलाया गया, स्मॉल फार्मर लार्ज लैंड फील्ड। इसका मतलब ये होता है कि छोटे छोटे फार्मर जो है एक साथ मिलके काम करते हैं, एक साथ सब कुछ खरीदते हैं, एक साथ सब कुछ बेचते हैं, तो उनकी बारगेनिंग पावर जो है अच्छी हो जाती है। फिर 2023 में जो है स्टेरिलाइजेशन पे जो है क्वेश्चन पूछा है। 2023 में स्टेरिलाइजेशन को लेकर के क्वेश्चन पूछा है। ये इकोनॉमी का टर्म है, ये डॉक्टरी का टर्म नहीं है। फिर 2023 और 2014 में एक ही क्वेश्चन पूछा है सेम जो 2023 में वही 2014 में। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करने का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, मतलब जैसे इंटरेस्ट रेट जो है कम कर दोगे तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, बच्चों को भी पता है। फिर 2024 में जो है पहली बार कुछ पूछा जा रहा है वो है CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है हर कंपनी को करना पड़ता है, और अगर जो है वो कंपनी ऐसा नहीं करती है तो वो कुछ जो है मतलब पेमेंट वगैरह जो है करना पड़ेगा। ठीक है, और ये हर कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो जो है कुछ कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें वो नहीं काउंट होता है जैसे मान लो कंपनी के कर्मचारी को ही कुछ अच्छा काम कर दिया एनवायरनमेंट के प्रति या सोसाइटी के प्रति, उसको काउंट नहीं किया जाता है। 10th 12th और ग्रेजुएशन के परसेंटेज मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, CSIR जो है नहीं, CSR जो है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कंपनी जो है सबमिट करती है। 2024 में जो है RBI जो है फॉरेन बैंक को जो कैसे ट्रीट करती है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। 2024 में पूछा है कि वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में क्या मतलब जो है कुछ कैटेगरी में आपको धरना था कि कौन इसमें वर्किंग कैपिटल में आता है, कौन फिक्स कैपिटल में आता है। वर्किंग कैपिटल ये होती है जिससे जो है भविष्य में पैसा और कमाया जा सके। फिक्स कैपिटल ये होती है जैसे कार आपने खरीद ली तो भैया फिक्स कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल जैसे मान लो आपने कि जैसे मान लो पेट्रोल है तो पेट्रोल एक बार में कंज्यूम हो जाएगा सारा, तो भैया फिक्स कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल वो है जो भविष्य में यूज होती है, जैसे यार्न जो है ना, यार्न, तो यार्न तो जो है भविष्य में आपको और जो है अच्छी चीज़ें बना के देगा, धागा, तो वो वर्किंग फिक्स कैपिटल वो जो है वर्किंग कैपिटल हो गई। अब जो है 2024 पे हम आ चुके हैं। ठीक है, 2024 में आ चुके हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि ये इकोनॉमिक जो एक्टिविटी हैं वो किस सेक्टर में बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस में जाएंगी। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को लेकर क्वेश्चन 2024 में पूछा है, जैसे करेंसी स्वैप। अब करेंसी स्वैप का मतलब क्या होता है, अरे जैसे मान लो $100 से ये 10 लोगों को पता होगा जो है जो PUBG फ्री फायर या कुछ खेलते होंगे उसमें स्वैपिंग का वगैरह कुछ होता है। हालांकि या तो हमारे जैसे हो तो जो है ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो उनको पता होगा। स्वैप का मतलब होता है कि किसी करेंसी को जो है स्वैप कर लेना, मतलब जैसे फॉरेक्स मार्केट में होता है ना, करेंसी को जो है उधर उधर कर देना। अभी 2024 में है, 2025 तक जाएंगे, उसके बाद जो है आपके सवाल लेंगे अगर होगा। तब तक नीचे सवाल कमेंट कर दो। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसको कहते हैं। ठीक है, ETF मोटर व्हीकल। ठीक है, तो इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कौन जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो भैया ETF जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। ये दरअसल एक प्रकार से ग्रुप ऑफ कमोडिटी होती हैं जो एक साथ ट्रेड की जाती हैं। ठीक है, इसको ETF कहते हैं, जैसे बिटकॉइन का ETF। फिर 2024 में क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कारपोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कारपोरेट बॉन्ड में कौन ट्रेड कर सकता है। ठीक, तो रिटेल इन्वेस्टर कर सकते हैं, पेंशन फंड कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी कौन कर सकता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिटेल इन्वेस्टर भी जो है कर सकते हैं। RBI का नियम जो है बदल चुका है। 2024 में क्वेश्चन फिर पूछा है NBFC, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और स्टॉक एक्सचेंज को लेकर के। ये पूरी तरीके से क्वेश्चन रिपीट है भैया। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन NBFC 2010 में पूछा था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो पहले भी पूछ चुका है, ट्रेजरी बिल वगैरह, स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत पहले से पूछता आ रहा है। फिर ये पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया 2024 में एप्पल के इंपोर्ट को लेकर के, और इसमें क्या कर दिया, जीनोम मॉडिफाइड जो क्रॉप है ना उसका कानून का थोड़ा पेंच गुजर दिया। देखो एप्पल का इंपोर्ट, हालांकि आसान क्वेश्चन था, अगर आपने कभी कैलिफोर्नियन एप्पल खाए होंगे तो आपको पता होगा कि अमेरिका से एप्पल आता है। ठीक है, और जो जीनोम मॉडिफाइड जो फूड होता है ना इंडिया में, उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, जिसको दरअसल आपको पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट एक्ट है 1985 का, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी है जो कि सभी अप्रूव करती है। दूसरी ओर जो है एक
FSSAI करके जो है जो है इस चीज़ों को रेगुलेट करती है। तो आसान सा क्वेश्चन था कि जीनोम मॉडिफाइड जो फूड होता है इसे थोड़ा ना इंडिया बेचने लगेगा, और एप्पल इंपोर्ट अमेरिका से हम लोग करते हैं, उसमें लिखा था कि एप्पल इंपोर्ट इंडिया से हम नहीं, अमेरिका से नहीं करते हैं। तो यानी कि आपको ये भी याद रखना है कि कुछ ऐसी तड़कती भड़कती चीज़ ध्यान रखा करो, बेसिक चीज़ें जो अपने आसपास खाते हो ऑब्जर्व किया करो, ऑब्जर्व कि तुम्हारे दिमाग में हो क्या रहा है आसपास। एप्पल मार्केट में ख़रीदने गए तो सोचो कि एप्पल भैया कहाँ से आया, इसमें कैलिफोर्नियन लिखा है तो क्या वाकई में कैलिफोर्निया का है कि नहीं है, सोचा करो, ऑब्जर्व किया करो छोटी छोटी बातों को। जैसे अगर तुम मार्केट में निकले, तुमने देखा कि दिल्ली में जो है AQI पहुंच चुका है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बहुत हाई हो चुका है, तो आपको प्रीलिम्स के हिसाब से सोचना चाहिए। कैसे सोचना चाहिए? आप सबसे पहले ये सोचिए कि AQI हाई का मतलब क्या होता है, कौन सी ऐसी जो है लाइन है जिसके बाद जो है AQI हाई मान लिया जाता है, क्या इसके कुछ जो है इसको कौन जो है डिसाइड करता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, या कौन जो है इसको डिसाइड करता है। AQI की लिमिट क्या होती है, AQI को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, AQI में 2.5 और 10 ये जो है पार्टिकल वाला क्या सिस्टम होता है, AQI जो है ग्रीन हाउस गैस जो है कौन होती हैं, ग्रीन हाउस गैस जो है किनका मिक्सचर कहलाता है, और ख़तरनाक गैस उसमें कौन सी है, कम खतरनाक कौन सी है। सब ये जो है आपके दिमाग में घूमने चाहिए क्वेश्चन, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, 2024 में आया है डिजिटल रूपी को लेकर के। देखो CBDC पहले पूछ चुका है तो डिजिटल रूपी आ गया, कोई गलती नहीं कर दिया। फिर 2024 में सिंडिकेट लोन के बारे में पूछा है, सिंडिकेट लोन। फिर 2025 में देखो हमने क्या कहा था, जब 14 फाइनेंस कमीशन पूछ चुका है तो 15 पूछ के 2025 में क्या गलती कर दी। अब हम आ चुके हैं 2025 में, 2025 में हम आ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि 2025 में जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे गए थे वो क्या, कितने नए थे, कितने पुराने थे। अब चलो जो जानने का प्रयास करते हैं। तो 2025 का पहला क्वेश्चन था 15 फाइनेंस कमीशन। भैया ये अगर तुमने PYQ सॉल्व किए होते तुम आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि 14 फाइनेंस कमीशन पूछ चुका है तो 15 पूछने में कोई गलती नहीं किया, बिल्कुल सही पूछा। फिर 2025 में पूछा है ऑर्गेनाइजेशन और उनकी मिनिस्ट्री, कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्री से संबंधित है, जैसे नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, क्वायर बोर्ड, नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन। तो हालांकि आप कह सकते हो कि नया क्वेश्चन है, लेकिन ये अगर आप जो है आपको, जब अभी मैं एक लेक्चर और लेकर आऊँगा जब मैं आपको ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, तो ऐसे इतिहास में UPSC ने बहुत सारे बोर्ड हैं जो UPSC ने पूछे हैं कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो किस मिनिस्ट्री के साथ संबंधित हैं। तो ऐसे UPSC की एक थीम रह चुकी है, ये आपको बहुत अच्छे समझ आएगी जब मैं ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के आपको PYQ करवाऊँगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप कहें कि नया है तो भैया नया नहीं है, ये जब मैं ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का लेक्चर लाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें इसे बहुत से क्वेश्चन UPSC ने पूछे हैं। फिर देखो 2025 में क्वेश्चन पूछा है, जब मैंने 1995 तरफ से कहानी स्टार्ट की थी तो आपको मैंने बताया था सर्कुलर, साइकिल, ये सब बताया था ना। लो, सर्कुलर इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछ दिया है, सर्कुलर इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछ दिया है। ये एक UPSC की थीम है, सर्कुलर, साइकिल, ये थीम रही है। अभी मैंने आपको जब लेक्चर का पूरा बिना ब्रेक के देखते आए होगे, अभी मैंने डिस्कस किया था, रिपीटेड। 2025 में क्या आया है, ऑर्गेनाइजेशन, उनका फंक्शन क्या होता है और किसके अंडर काम करती हैं। तो देख लो, ED, जब फेमा पे क्वेश्चन आ चुका है, फेरा पे क्वेश्चन आ चुका है, जब DRI, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये ED तो अक्सर जो है न्यूज में रहती है, और दूसरी चीज़ कि फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से ही ED जो है आई है, और रिवेन्यू से रिलेटेड मामले जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। और ठीक है, तो ये सब मैनेजमेंट करेगा कौन? तो सीधी सी बात है, ये आपको बेसिक ज्ञान जो है होना चाहिए। ED तो अक्सर जो है छापा मारती रहती है नेता खोटा के घर पे। फिर 2025 में देखो क्या पूछा है, टर्मेरिक बोर्ड को लेकर पूछ दिया है। देखो टर्मेरिक बोर्ड जो है वो न्यूज में था और नया नया बना था, इसीलिए क्वेश्चन आ गया है, तो ये कोई मतलब नई बात नहीं हो गई, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जो है ऐसी कौन सी एक्टिविटी आती हैं जो टैक्स फ्री जो है रहती हैं और टैक्स फ्री नहीं रहती है। मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी में देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर में सिर्फ जो है वो कृषि ही आती है, ठीक है, जो आप सॉइल पे करते हो, ठीक है। जो म्यूनसिपल एरिया में ज़मीन आती है, जैसे मान लो आप म्यूनसिपल एरिया में कोई ज़मीन आती है, ठीक है, उसको अगर आप बेचो खरीदोगे तो आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो म्यूनसिपल एरिया में नहीं आती है, रूरल में आती है ज़मीन, ठीक है, तो उसमें जो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है।
अगर आप सॉइल पे कुछ भी काम करोगे, मिट्टी पे कुछ भी काम करोगे, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बाकी आप पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रेयरिंग, इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि लाइव स्टॉक में आते हैं। लाइव स्टॉक से मुझे याद आता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो लाइव स्टॉक हैं, ठीक है, वो कौन सी कंट्री में ज़्यादा है, कौन सी कंट्री में कम है। यूपीएससी इस पर भी क्वेश्चन पूछ चुका है। ये जो लेक्चर है ना, इसके साथ आप एक लेक्चर और देखना ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, तो अब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि भैया ये सब पूछा हुआ है। एग्रीकल्चर तो हमेशा यूपीएससी का फेवरेट रहा है, 2025 में क्वेश्चन पूछा है। फिर 2025 में स्टॉक मार्केट को लेकर के पूछा है, लेकिन इस बार तुलना करवा दी है। ये एक नई थीम है जिसमें हांगकांग से करवा दी है कि दरअसल देखो एक नई बात है, ये दरअसल न्यूज़ में था कि जो इन्वेस्टर है ना वो भारत की मार्केट में बढ़ रहे हैं। और इन्वेस्टर का जो मार्केट है, देखो इन्वेस्टर में सीधी सी बात है, इंडिया एक बड़ी कंट्री है और इन्वेस्टर यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है मार्केट कैप होगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, अगर आप तुक्का भी लगा देते कर देते। 2025 में देखो फिर कोई क्वेश्चन पूछा है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी जो होती हैं उनको रिस्क से वार्न करने वाला क्या भारत में कोई है नहीं। तो भैया सेबी तो जो है कई बार पूछ चुका है यूपीएससी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम ही होता है छोटे जो स्मॉल रिटेलर हैं उनको वार्न करना, उनको चेतावनी देना। तो ये तो गलत बात है ना। 2025 में क्वेश्चन पूछा है भैया, ये भी रिपीटेड है। फिर 2025 में जो एक अलग पूछा है वो पूछा है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। जब हमने कहानी 1995 से स्टार्ट की थी तो एक नई थीम निकली थी इन्वेस्टमेंट वाली, तो ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से क्वेश्चन पूछा है। फिर देखो 2025 में जो क्वेश्चन पूछा है वो आरटीजीएस और एनईएफटी को लेकर के पूछा है। अब एक बात बताओ, जब 2010 में जो है पेमेंट इंक्लूजन को क्वेश्चन पूछा था, यानी कि पेमेंट को कैसे जो है सुगम बनाया जाए, यूपीआई पे आ चुका है, भीम यूपीआई पे आ चुका है, और जो है एनपीसीआई पे आ चुका है, सीबीडीसी पे आ चुका है, डिजिटल रूपी पे आ चुका है। तो हमें एक बात बताओ, ये आरटीजीएस और एनईएफटी ये पेमेंट सेटलमेंट से क्या बाहर की चीज़ें हैं? आपको ये बेसिक ज्ञान पता नहीं होना चाहिए क्या? तो 2025 में इस पर क्वेश्चन आया है। मतलब पेमेंट सिस्टम पे ध्यान रखा करो, पेमेंट सिस्टम पे जब भी कोई काम हो आपको पता होना चाहिए। फिर 2025 में देखो क्या क्वेश्चन आया है, फिजिकल डेफिसिट, कैपिटल रिसीट, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, ये सब जो है यूपीएससी बहुत पुराने पूछ चुका है। बस इस बार क्या किया है कि इसको प्रैक्टिकल बना दिया है। पहले सवाल की तरीके से नहीं सॉल्व करवाता था, सिर्फ डेफिनेशन पूछता था, इस बार प्रैक्टिकली दे दिया है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसीट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये भैया पुराना है, पुराना थीम है। ये कई बार अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर देखो 2025 में जो है रिपीट क्वेश्चन हुआ है। रिपीट क्वेश्चन हुआ है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ सर? अभी मैंने आपसे सीएसआर की बात की थी ना, सन 2024 में सीएसआर की बात की थी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो ये बस वही से पूछ दिया है, BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो 2024 से 2025 का ताल्लुक है। फिर 2025 में जो है ये एक नया क्वेश्चन है, इसको आप कह सकते हो कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा क्या रेगुलेट किया जाता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा, कहने को आप कह सकते हो कि सर ये नया क्वेश्चन है, लेकिन आप ऐसे मान सकते हो कि भैया पेट्रोल आप डेली यूज करते हो, ऑब्जर्व किया करो कि पेट्रोल कौन रेगुलेट करता है, कौन रेगुलेटरी बॉडी है, किन चीज़ों को रेगुलेट करती है, समझ रहे हो। फिर इनकम जो है आरबीआई का सोर्स क्या है, तो ये भैया रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर हम 2025 के इकोनॉमी के क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें तो हम यही पाएंगे कि 90% ऑफ द क्वेश्चन पुराने थे, पीवाईक्यू से ही थे। मात्र 10% ऐसे क्वेश्चन हैं जो थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही है। यानी कि आपको ये महिमा समझ आई कि भैया प्रीवियस ईयर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। हाईली 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 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड यू हैव टू मस्ट प्रैक्टिस ऑन देम। दोस्तों, आज हमारा इंडियन इकोनॉमी का क्लास जो है समाप्त हुआ, और आज आपने जो है, आज ये तीसरी क्लास थी। इससे पहले मैंने आपको पहली क्लास में एंशिएंट, मेडिवल और कल्चर के पीवाईक्यू डिस्कस किए। दूसरी क्लास में मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के पीवाईक्यू डिस्कस किए, और आज की तीसरी क्लास में मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो डिस्कस किए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें।